Yes, yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करते हैं आज का सेशन। एक छोटी सी इमरजेंसी थी तो उस चक्कर में जाना पड़ा। अभी चीजें ठीक हैं और जो लोग रात में लेट हो जाते हैं वो फिर सुबह देख लीजिएगा। अब इस केस में कुछ और कर नहीं सकते थे अभी के लिए एटलीस्ट। चलिए फिर फटाफट से सीडीपी के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अगर मैं बात करूं यूपी टेट की या किसी भी टीचिंग एग्जाम की। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए पोल तो आपके पास आ गया है, बट क्वेश्चन मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाले हैं। कुछ 60 क्वेश्चंस हम करेंगे और ये पेडागोजी की कुछ क्लासेस अभी भी फ्री चल रही हैं करियरविल ऐप पे, तो एक बार जाकर के उनको देख लीजिए और फिर अगर बैच में एनरोल होना हो तो बिल्कुल हो जाइए। बहुत ही प्यारे तरीके से हम बैच में सेशंस चल रहे हैं। आज क्वेश्चन हमने किए थे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के, हो सका तो मैं कल एक बार वो यूट्यूब पे भी अपलोड करा दूंगी, जो कि लास्ट सेशन होगा इस बैच के फ्री क्लासेस का। चलिए फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर लेंगे। ये जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लेट्स लर्न स्क्वाड। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ये हम करेंगे तब, उससे पहले आप ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए पोल में। फिर हम बात करेंगे कि ये जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन की जो कैटेगरी है उसमें ट्रेनेबल कौन से हैं, सीवियर कौन से हैं, इस पे हम बात बाद में करेंगे। ये हम एक सेशन में डिस्कशन कर चुके हैं। फटाफट से आंसर कीजिएगा, आपके सामने पोल है ना। ए ऑप्शन दिया है ज्यादातर लोगों ने, जो कि क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है। पहला जो क्वेश्चन है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस वाज गिवन बाय। जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट था, ये बहुत ही अच्छे 60 क्वेश्चंस होंगे पेडागोजी के जो आपको हर जगह पे हेल्प करेंगे। अगर हम बात करते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस के कॉन्सेप्ट, यानी सामूहिक अचेतन होता है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है जो सभी देशों में या इवन दुनिया में मानवों में सेम होगा, या इवन जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है वो सभी में कॉमन होगा, है ना। तो फटाफट से बताइए कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस का जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा लगा दे टाइट, वो किसने दिया। आप लोग सी ऑप्शन 39% आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं ठीक से आंसर, है बताइए एक बार। 41% कह रहे हैं फ्रॉइड, जो कि गलत है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज रिलेटेड विद कार्ल गुस्ताव युंग, C.G. युंग, जो कि शिष्य थे किसके, सिगमंड फ्रॉइड के ही। फ्रॉइड ने टाइप की बात की है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस की, जो हमारे माइंड के प्रकार हैं या लेयर्स हैं। लेकिन ये जो बात होती है कलेक्टिव अनकॉन्शियस की, इसको सोसाइटी से जोड़ करके तब समझाया था इन्होंने, किसने, कार्ल गुस्ताव युंग ने। ये फ्रॉइड के ही शिष्य थे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यूपी टेट में या इस तरह के एग्जाम्स में जहां पे फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, वहां हमें ये कॉन्सेप्ट्स की बजाय ये फैक्ट्स भी पता होने चाहिए कि किसने क्या कहा है। ठीक है, ये नहीं पूछा हमसे सबकॉन्शियस माइंड किसने दिया, अनकॉन्शियस किसने दिया, है ना, या फिर कॉन्शियस की बात किसने की। बात हो रही है कलेक्टिव अनकॉन्शियस की। कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज गिवन बाय कार्ल गुस्ताव युंग, जिनको लिखते हम जुंग है, बट जो प्रोनाउंसिएशन है वो युंग है। ठीक है, तो आंसर जो है डी सही होगा। आप में से ज्यादातर लोगों ने गलत आंसर दिया है, जो कि बड़ी ही दुख की बात है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर हम बात करते हैं आपकी आईक्यू रेंज की, इस क्वेश्चन में आप लोग को थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था, और ये मैं भी इसका जो आंसर है कायदे में जो सही होना चाहिए, वो इसमें हमने गड़बड़ कर दी थी थोड़ी सी, मेरे या तो मैं जल्दबाजी में रही होंगी उस समय। अब पोल आप ले लीजिए इस क्वेश्चन के लिए और आंसर कीजिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं विच आईक्यू रेंज इज कॉल्ड ट्रेनेबल आईक्यू लेवल ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। ट्रेनेबल आईक्यू लेवल यानी वो बच्चे जिनको आप ट्रेन करके कुछ स्किल्स सिखा सकते हैं, वो किस कैटेगरी में आएंगे। 70 से 79 यानी 70 to 79, 50 to 69 या फिर 36 to 49। इसको हम पूरा एक बार समझ लेंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन आज के बाद आपकी नहीं बचेगी। देखिएगा फटाफट से। आ, 47% आंसर कर रहे हैं ए ऑप्शन। ये जो है ए ऑप्शन इसका नहीं होगा आंसर जो है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर नहीं होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके सही उत्तर की, देखो 70 to 79 नहीं होगा क्योंकि ये तो बॉर्डर लाइन आ जाता है। ट्रेनेबल इसको नहीं कहेंगे, इनको हम एडुकेबल कहते थे, बट उसके भी ग्रुप में ये नहीं आता, तो ये बॉर्डर लाइन पे आएगा कि 70 to 79 वाला ठीक ठाक स्थिति में होगा। ये मेंटली रिटार्डेड हम इसको जनरली कहते नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, मेंटली रिटार्डेशन की, अब ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड की जो कैटेगरी है वो 36 to 49 है। ये कई बार कैटेगरी ऐसे दे देते हैं कि हमें कंफ्यूजन हो जाती है पहचानने में। ठीक है, तो 36 to 49 इसका जो सही उत्तर है, ये पहले प्रैक्टिस सेशन में हमने गलती से शायद ये डिस्कस किया होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। 36 to 49 की कैटेगरी में आएगा। ये जो सही उत्तर है वो 36 to 49 होगा, इसमें कोई भी हमें डाउट होना नहीं चाहिए। फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं
इसमें 3 कैटेगरी होती हैं जो हमारे मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, ठीक। ETC से याद रखेंगे, ETC, EMR, TMR और CMR। इसका मतलब क्या हुआ, ETC याद रखते हैं ना, जो लोग फ्लाइंग वगैरह में होते हैं वहां पे ETC का काम होता है कुछ कुछ, ठीक। अगर हम बात करते हैं किसकी, ETC की, तो सबसे पहले है अगर बिलो 25 है, अगर IQ लेवल आपका बिलो 25 है या बिलो 20 है, तब आप आते हैं कस्टोडियल की कैटेगरी में, यानी आपके साथ एक व्यक्ति चाहिए हमें जो कस्टडी में, मतलब आपको कस्टडी में रहना पड़ेगा, आप इंडिविजुअली बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं, ये वो वाला IQ रेंज है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड की, तो ये हमारा 35 से 50, आई बिलीव 35 से 49 भी कई लोग इसको कह देते हैं, की रेंज होगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद EMR यानी एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड 50 से 69 होता है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा कैटेगरी को, 52 69, ठीक। ये हमें याद में रखनी है, ये तीनों ही कैटेगरी मेंटली रिटार्डेड की, इस पे एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है किसी भी पेपर में। ETC से याद रखेंगे, ETC इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, ETC बोले तो एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड, T बोले तो TMR यानी ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड, और C बोले तो कस्टोडियल मेंटली रिटार्डेड। ये जो है अपने आप अपना सारा काम नहीं कर पाएंगे कस्टोडियल वाले, इनको एक व्यक्ति चाहिए इनका ध्यान रखने के लिए भी, बिलो 25 इनका IQ होता है, इनके साथ रहने के लिए चाहिए जो इनका ध्यान रख सके, इनकी केयर टेकिंग कर सके। ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड जो है ये कुछ कुछ स्किल सीख लेते हैं कुछ हद तक, जिससे इनका काम चल सकता है, इनको ट्रेन किया जा सकता है, तो इनका IQ 35 से 45 या कई बार 34 से 49 आपको देखने को मिलेगा। और एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड ये हैं जिनको एजुकेट किया जा सकता है, कुछ सर्टेन लेवल ऑफ वोकेशनल स्किल्स वगैरह इनको हम सिखा सकते हैं, 50 से 69 का IQ है, ठीक है। जो 70 और 79 वाला है वो बॉर्डर लाइन पे आता है, उसको यहाँ पे हम मेंटली रिटार्डेड में काउंट नहीं करते, ठीक। तो ये 3 चीजें हम ध्यान में रखेंगे, ETC एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड 50 to 69, ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड 35 से 50, कस्टोडियल मेंटली रिटार्डेड बिलो 25। ये 3 कैटेगरी हमें ध्यान में रखनी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसका सही उत्तर 36 से 49 होगा। जो प्रैक्टिस 1 है यूपी टेट वाला, उसमें भी इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा। फिर क्योंकि इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर किसी आप एक टीचर को देख रहे हैं तो उसको देखिए प्रॉपर, क्योंकि कई बार क्या होता है ह्यूमन मिस्टेक्स या ह्यूमन एरर्स भी होते हैं, और कई बार आपको बहुत सारी डिटेल्स अलग अलग सेशंस में मिलती हैं सेम चीज पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट हमारा हो चुका है कलेक्टिव अनकॉन्शियस वाला। क्वेश्चन नंबर 2 है, द टर्म इरोस इज रिलेटेड टू। इरोस और थैनेटोस मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। जो इरोस शब्द है वो किससे संबंधित है? पोल में आंसर कीजिए फटाफट से, लाइफ इंस्टिंक्ट से, डेथ इंस्टिंक्ट से, फियर इंस्टिंक्ट से, या नेचुरल इंस्टिंक्ट से। अगर हम बात करते हैं किसकी, इरोस की, तो इरोस किससे संबंधित है? हमने कल भी बात की थी, होटल्स की चेन है, एक टीवी का ग्रुप, एंटरटेनमेंट का चैनल है एक इरोस। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं लाइफ के प्रति झुक रहे हैं हम, ठीक। थैनेटोस अगर होता, थैनेटोस तो हो जाता क्या, थैनेटोस अगर गिवन होता तो डेथ इंस्टिंक्ट हो जाता, लेकिन लाइफ इंस्टिंक्ट होता है क्या, इरोस, ठीक है। ये किसने दिए हैं? सिगमंड फ्रॉइड ही इनकी बात करते हैं कि एक लाइफ इंस्टिंक्ट होता है और एक डेथ इंस्टिंक्ट होता है। इसमें आप लोग ज्यादातर लोग आंसर सही दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ईगो इज गाइडेड बाय, इरोस को इरोस ही कहेंगे हिंदी में भी। ईगो इज गाइडेड बाय, अहम जो है, इड, ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट आपका सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं, हमारी पर्सनैलिटी के पार्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं। इड जो सिर्फ डिजायर पे चले, कि मन है कि आज चॉकलेट खानी है भर भर के तो चॉकलेट खाएंगे, ये नहीं देखना कि इससे तबीयत भी खराब हो सकती है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ईगो क्या है? ईगो रियलिटी बेस्ड है कि ठीक है यार ज्यादा नहीं खाते, एक खा लेते हैं, तो ये रियलिटी यानी वास्तविकता पे चलेगा, जैसी जो रियलिटी होगी। और सुपर ईगो क्या है? ये बिल्कुल मॉरलिटी पे, कि नहीं यार चॉकलेट खाना तो गलत बात होती है, तो मैं तो खाऊंगा ही नहीं या खाऊंगी ही नहीं, ठीक है। कि झूठ बोलना तो गलत बात होती है, चाहे किसी की जान जाए कुछ हो, झूठ नहीं बोलेंगे, दिस इज सुपर ईगो, ठीक है। जो सिर्फ हमेशा मॉरलिटी की या सिद्धांतों की बात करेगा। ईगो रियलिटी यानी वास्तविकता की बात करेगा। इड जो है वो डिजायर की बात करता है, प्लेजर की बात करता है, मजे की बात करता है, ठीक। तो ईगो इज रिलेटेड विद योर, जो कि 62% लोग ये आंसर कर पा रहे हैं, रियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। वास्तविकता के सिद्धांत पर अहम जो है वो केंद्रित रहता है। अगर प्लेजर प्रिंसिपल पूछता आपसे तो आप यहाँ इड कह देते, और अगर यहाँ आइडियलिस्टिक पूछता तो सुपर ईगो हो जाता आंसर। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा एक बार इसको। कोलेस्टोकाइनिन है ना, कोलेस्टोकाइनिन, ये
इज अ हार्मोन, एक तरह का हार्मोन है, विच व्हेन इंजेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी, यदि इसको इंजेक्ट किया जाए, है ना, सुई नहीं दी जाए, यदि इसको भरा जाए आपकी बॉडी के अंदर, इसको डाला जाए एक्सटर्नली, बाहर से इंजेक्ट करते हैं अगर, ये कोलेस्टोकिनिन, एक तो अजीब अजीब से तो नाम है इनके, कोलेस्टोकिनिन या कोलेस्टोकिनिन नहीं बोलेंगे, कोलेस्टोकिनिन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरह का हार्मोन है जिसको ह्यूमन बॉडी में अगर बाहर से इंजेक्ट करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, पोल में आंसर कीजिए फटाफट से। पहला ऑप्शन है इंक्रीजेस एपेटाइट, यानी भूख अधिक बढ़ जाती है, इंक्रीजेस एपेटाइट एंड थर्स्ट, प्यास भी बढ़ जाएगी, डिक्रीज होगी एपेटाइट यानी भूख में कमी, या डिक्रीज एपेटाइट एंड थर्स्ट। तो देखो जो ये कोलेस्टोकिनिन है, ये हमें तब हार्मोन ये तब रिलीज होता है जब हमारा पेट भर जाता है, ठीक है। तो अगर इसको बाहर से हम इंजेक्ट कराएंगे, एक इंजेक्शन की फॉर्म में लगवाएंगे, तो बिना खाए भी हमें कैसी फीलिंग आएगी, जैसे पेट भर गया हो। तो हम क्या करेंगे, रियलिटी में कम खाएंगे, तो हमारी एपेटाइट कम हो जाएगी। यदि इसको हम बाहर से इंजेक्ट कराते हैं तो भूख कम हो जाएगी, अगर ये कोलेस्टोकिनिन को इंजेक्ट कराया जाएगा तो। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी मेरे ख्याल में इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 5। अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स स्कोर्स, देखो अब तक हमने जितने भी सेशंस में किए हैं ना क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे आपके, और एक सेट और लगा लेंगे हम कल 60 क्वेश्चन का, 60 का ही लगा लेंगे, फिर परसों 30 का कर लेंगे, ठीक है। 60 के 2 सेट जरूरी है। अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स, 16 साल की उम्र है बच्चे की, यानी जो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है, जो वास्तविक आयु है, जितने साल कालानुक्रमिक आयु है, जितने साल उसको धरती पे आए हुए हो गए, वो है 16 साल। स्कोर्स कितना, 75 आईक्यू टेस्ट में उसका स्कोर आता है, 75 आईक्यू है उसका। मेंटल एज क्या होगी, तो हमें पता है आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है ना, माँ वा से भी याद कराया था आपको, और मैका से तो कराया ही हुआ है। माँ वा बोले तो माफ और मानसिक आयु, वाह बोले तो वास्तविक आयु, जिसको नीचे रखा जाएगा और 100 से गुणा कर दी जाएगी। आईक्यू स्कोर है 75। मेंटल एज हमें पता नहीं है, निकालनी है, इसको ऐसे ही लिख देंगे या एक्स मान सकते हो। सीए है 16 साल, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ना। 25 3 75 और 25 चौका 100, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100। तो ये तो बेसिक है, 4 से 4 काटेंगे और ये 12 बन जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ऊपर, ठीक। तो 12 हमारे पास ए ऑप्शन में ही गिवन है, जो कि आप लोग 64% लोग आंसर कर भी रहे हैं, ठीक है जी। एक क्वेश्चन इस पे भी जरूर आता है, आईक्यू के फॉर्मूला पे भी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, यानी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो अपने अंदर किस चीज को समाहित करता है, कौन सा एक चीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई होती है। तो ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन वो हैं जो आए हुए हैं, पूछे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन वो हैं जो आने की संभावना है ना। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है सेशन कुल मिला के, टॉपिक्स एटलीस्ट वही हैं जो आपके सिलेबस में है। देखिए एक बार, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा पूरा कंट्रोल करता है, चाहे वो ब्रेन हो या बाकी पार्ट्स हो, स्पाइनल कॉर्ड हो, ठीक। तो आंसर आप लोग कितने लोग डी दे रहे हैं, 48%, जो कि सही है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क तथा मेरुदंड को कंट्रोल करेगा कौन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैं थोड़ी सी स्पीड में भी हूँ और मैं थोड़ा सा बाहर से आई हूँ, एक जरूरी काम था, तो उस चक्कर में थोड़ा सा रश तो है। आज हम स्पीड में चल रहे होंगे, मैं स्पीड थोड़ी कम कर लूंगी धीरे धीरे, अभी क्लास के मूड में आने में टाइम लगेगा, अभी मेरा दिमाग जो है वो बाहर ही है ना। खैर आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD बोलते हैं इसको, ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है वो किस तरह का डिसऑर्डर है, मनोग्रसित बाध्यता विकृति, OCD बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, OCD, ठीक है। इसमें होता क्या है, बेसिकली व्यक्ति बार बार किसी एक चीज को रिपीट करता रहेगा। किसी को सफाई का एक दिमाग में कीड़ा आ गया तो बस हर चीज में, फिर तो चाहे गंदा नहीं भी है तब भी सफाई करनी है ना। किसी चीज को सोचते रहने का आ गया तो ऑब्सेसिवली चीजें चली जा रही हैं। जो एक्टिविटी है आप इतनी बार रिपीट कर रहे हैं ऑब्सेसिवली, मतलब आपका कंट्रोल नहीं है, आप क्या कर रहे हैं उस पर। आप चाहते हैं कि यार ओवर कर रहे हैं आप किसी चीज में, लेकिन फिर भी आपका कंट्रोल ही नहीं है, फिर भी आप करते रहे। हाथ धोने का शौक है तो हाथ ही धोए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जिसको हम एडजस्टमेंट डिसऑर्डर नहीं कहते, एंजाइटी भी नहीं कहते, सोमैटोफॉर्म भी नहीं कहते, हम इसको डिसएसोसिएटिव कहते हैं, जिसमें आपकी आइडेंटिटी और भी बहुत सारी चीजें क्या हो सकती हैं, इंपैक्ट हो सकती हैं। तो मनोविच्छेदी विकृति है ये, डिसएसोसिएट हो जाते हैं आप कई बार रियलिटी से, और बहुत सारे इश्यूज इसकी वजह से हो सकते हैं। तो ये डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि इसके पीछे कोई स्टोरी हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 सेज हु फ्रेम्ड
द टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग यानी सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण को बनाया? ठीक है, टीसीटी बोलते हैं इसको, टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग किसने दिया? मैरीफील्ड, टॉरेंस, कोलन ब्रूस या फिर केंट? बताइए एक बार, फटाफट से आंसर कीजिए, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। दीजिए जवाब। सी ऑप्शन कह रहे हैं 45% लोग। इसका जो आंसर होगा वो टॉरेंस होगा, है ना। हो सकता है कि आपको ज्यादातर किताबों में या कुछ आंसर्स ऐसे मिले जो आपको कुछ और ही मिल रहे हैं, बट जो लॉजिकली सही आंसर होना चाहिए उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, या बोर्ड ने जनरली जिसको कंसिडर किया होगा। ठीक है, तो टॉरेंस शुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 है, थॉर्नडाइक्स थ्योरी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, ट्रायल एंड एरर की जो वो बात करते हैं, त्रुटि एवं प्रयास की, कनेक्शनिज्म भी उसको कहा जाता है, संबंधवाद का सिद्धांत भी, वो किस कैटेगरी में आता है? ये हमने कल भी, अगर आप बैच में भी जुड़े हुए हैं या आपने मेरे साथ पहले भी डिस्कशन कभी किया है, तो ये यूट्यूब पे भी कल फ्री क्लास थी, हमने बात की थी। थॉर्नडाइक क्या है? एक बिहेवियरिस्ट है, व्यवहारवादी हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक हुए, स्किनर हुए, पैवलव हुए, है ना, और भी हल हैं, टॉलमैन, ये सब व्यवहारवादी लोग हैं, वॉटसन हैं। ठीक, तो ये बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जो बॉन्ड है, एसआर बॉन्ड की जो रचना की है वो किसने की है? थॉर्नडाइक नहीं की है। ठीक है, तो ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण का पालन करते हैं। ए ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको आप बिल्कुल प्योर टेस्ट की तरह ले सकते हैं, ये वाला जो सेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार। लर्निंग कर्व्स आर इंडिकेटर ऑफ, जो अधिगम वक्र होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, क्या दर्शाते हैं? कौन? लर्निंग कर्व्स। लर्निंग कर्व्स 3 प्रकार के हम जनरली पढ़ते हैं। एक होता है कॉनकेव, जो धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़ेगा आगे जाकर के और बाद में तेज हो जाएगा। एक होता है कॉनकेव के बाद कॉन्वेक्स, के शुरुआत में तो तेज रहती है गति, बाद में धीमी हो जाती है। और फिर आएगा एस टाइप कर्व, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार हैं किसके? लर्निंग कर्व्स की। इनकी बात कौन करते हैं? एबिंगहॉस करते हैं। अगर लर्निंग कर्व की बात करें कि किसको इंडिकेट कर रहे हैं, तो भाई ये दर्शा रहे हैं कि इतने टाइम में, एक तरफ टाइम लिखा होगा, एक तरफ रेट लिखा होगा कि इतने टाइम में इतने गति से लर्निंग हो रही है। दैट मीन्स अधिगम में जो प्रोग्रेस है उसको दर्शाने का काम लर्निंग कर्व करते हैं। ठीक है, और इसी में आप प्लेट्यू भी देखते हैं कि जब प्रोग्रेस ही नहीं हो रही होती, जीरो प्रोग्रेस होती है, तब वो प्लेट्यू कहलाता है, पठार कहलाता है। ठीक है, तो लर्निंग कर्व में जब जीरो प्रोग्रेस है तो वो प्लेट्यू कहलाएगा, पठार कहलाएगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रोग्रेस इन लर्निंग इज नोन एज, प्रोग्रेस इन लर्निंग को हम इंडिकेट करते हैं किससे? लर्निंग कर्व से। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझते हैं। क्रिएटिविटी के लिए नहीं, ये लर्निंग के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा एक बार। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी वाज गिवन बाय। एसएलटी जो थ्योरी है व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, इसको किसने दिया? ये पूछा है हमसे सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का पोल है, दिखाओ। अच्छा, वहां से नहीं दिखा, ओके, चल कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, हाँ बस। आप लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन, बेंड्यूरा एंड वॉल्टर्स ने। बिल्कुल सही है बात आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बेंड्यूरा सोशल कॉग्निटिव थियरी आ जाए या सोशल लर्निंग थियरी आ जाए, जिसमें बोबोडॉल का उनका एक्सपेरिमेंट है, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म की वो बात करते हैं। नेक्स्ट रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म की वो बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, वो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी की बात करते हैं कि आपकी अपनी क्षमता में कितना विश्वास है। ऑब्जर्वेबल लर्निंग की, वाइकेरियस लर्निंग की, इन सब की वो बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा एक बार। मिरर ड्राइंग टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। मिरर ड्राइंग टेस्ट जो है वो किस चीज को मेजर करने के लिए, किस चीज के मापन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है? कौन? मिरर ड्राइंग टेस्ट। मिरर ड्राइंग टेस्ट बताइए किस चीज के मापन के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं? तो लर्निंग, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, मॉरलिटी। आप लोग कह रहे हैं ए, पर्सनैलिटी। मिरर ड्राइंग टेस्ट जो है वो आपकी लर्निंग की जो एबिलिटी है। मिरर ड्राइंग में हमने बात की थी ना, इसको ड्रॉ मैन से मत जोड़िए, ठीक है, जिसमें मिरर सामने होगा और व्यक्ति यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रहा होगा, देखेगा यहाँ पे, ड्रॉ यहाँ करेगा। तो जो उसकी लर्निंग की प्रोग्रेस है, जिस तरह से वो, कितनी तेजी से वो ट्रांसफर हो रही है लर्निंग, इन सब चीजों के लिए होता है। तो लर्निंग के रिगार्ड में ज्यादा है मिरर ड्राइंग टेस्ट, ठीक है। तो सी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 13। डैश इज वन ऑफ द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापन है। तो ये स्टैट्स का क्वेश्चन हो गया। जो कुछ टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आपके पेपर में टपक जाते हैं ना, ये उन्हीं में से एक है, ठीक है।
तो उत्तर दीजिएगा फटाफट से। डैश इज वन ऑफ द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मापन कौन सा है? बताइए एक बार। एक मिनट रुको, मुझे कुछ कमेंट पढ़ने दो आपके कि आप लोग क्या कह रहे हो। मैं थोड़ा सा स्पीड में हूं आज। एक मिनट रुको। अरे यार ये पीछे क्यों नहीं जा रहा? मैम अगर अपनी बुक हिंदी में ला देती तो लाखों बच्चों का कल्याण हो जाता। इस बात पर थोड़ा सीरियसली ध्यान दीजिए मृदुल, इस पे पूरा फोकस किया जाएगा। थोड़ा समय दो, ऑलरेडी बैचेस भी चल रहे हैं और भी चीजें चल रही हैं, करते हैं कुछ ना कुछ। हाँ जा सकते हो यार, पेपर देने तो जा ही सकते हो। और बताओ। हाँ कोई कह रहा है मिरर में मैं खुद को देखती हूँ, बहुत ही बढ़िया। चलिए आ जाइए यहाँ पे वापस। आप लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन 59% मीडियन, जो कि सही है। ठीक है, मीडियन को जनरली हम केंद्र प्रवृत्ति के लिए यूज करते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द ऑड वन आउट अमंगेस्ट फॉलोइंग। आपको ऑड वन आउट इन चार में से कोई एक विषम होगा, कोई अलग होगा, उसको चूज करना है। आज ऑड वन आउट का एग्जांपल दिया था ना जब शाम वाले सेशन में, कल वो आपके पास रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी उसकी। एक बार स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा उस रिकॉर्डिंग को देख करके। देखिए 48% कह रहे हैं बी ऑप्शन। 16 PF पर्सनैलिटी फैक्टर्स। भाई 16 PF भी जो है किसको मेजर करने के लिए बनाया गया है? 16 PF किसके लिए? पर्सनैलिटी फैक्टर्स। पर्सनैलिटी का ही तो टेस्ट है, फिर 16 PF के पीछे क्यों पड़े हो हाथ धो के हैं? बताओ एक बार। इतनी बात क्लियर है या नहीं है? चलिए खैर आगे बढ़े। इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? 16 PF की अगर हम बात करते हैं तो ये पर्सनालिटी को मेजर करने का है। थीमेटिक अपरसेप्शन भी पर्सनालिटी मेजर करने का है। ठीक है, इसको अगर हम बात करते हैं क्लाउड पिक्चर टेस्ट की तो ये भी पर्सनालिटी मेजर करता है, लेकिन ड्रॉ मैन टेस्ट जो है वो पर्सनालिटी को भी मेजर करता है, बट इंटेलिजेंस पे भी इसका फोकस होता है। तो अब यहाँ पे बाकी के तीन ऑप्शंस को देखते हुए हमें डी के साथ ही जाना पड़ेगा। ठीक है, ड्रॉ मैन के साथ हम जाएंगे क्योंकि ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को मेजर करता है, जिसमें इंटेलिजेंस भी एक हिस्सा है, पर्सनैलिटी को भी कर सकता है। तो डी के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेंगे यार, तुम्हारे टेंशन फ्री करेंगे तुमको। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जो लोग टाइम को लेकर परेशान हो रहे हैं ना, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल टास्क वाज गिवन बाय। बाकी तीनों पर्सनैलिटी के टेस्ट थे, बट जो डी ऑप्शन था वो एडिक्वेट नहीं था बाकी तीनों को देखते हुए। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल टास्क, विकासात्मक कार्य। अलग अलग लेवल पे जैसे एज बढ़ती है आपसे सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि एटलीस्ट आप, या फिर आपका डेवलपमेंट की जो स्टेज है उसके अनुसार कि अब आप ये तो करने लग जाएंगे। भाई आप 2 साल के हो गए तो उठा के पानी तो पी सकते हैं ना, तो ये उस एज का डेवलपमेंटल टास्क हुआ। तो ये हैविंगहर्स्ट के द्वारा गिवन है, ना कि हॉलिंगवर्थ, जीन पियाजे या हॉल के द्वारा। तो आंसर जो होगा वो बी होगा। आप लोगों ने ना रट्टे लगा लिए हैं ऐसा लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन को देखते हुए। जीन पियाजे कैसे आप लगा सकते हो डेवलपमेंटल टास्क पे? डेवलपमेंटल जो टास्क है, पिछला ही पोल था कि इस क्वेश्चन का पोल था 15 का गया? ठीक, पक्का इसी का था। तो अगर इस पोल के हिसाब से तो आप लोगों ने जीन पियाजे लगा दिया, जो कि गड़बड़ है। हैविंगहर्स्ट ने ये डेवलपमेंटल टास्क दिए हैं, प्लीज इनको ध्यान में रखिए। सीटेट से थोड़ा सा दायरा अपना बढ़ाइए, नहीं तो दिक्कत होगी पेपर देने में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। एस्केप लर्निंग इज बेस्ड ऑन। एस्केप लर्निंग जो है वो किस पे बेस्ड होती है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, डिलेड रीइंफोर्समेंट या ओमिशन ऑफ रीइंफोर्समेंट। अगर हम बात करते हैं एस्केप लर्निंग की, एस्केप से जैसे आपको मतलब समझ में आ रहा है बचना किसी चीज से, कोई एवर्सिव स्टिमुलस है। एवर्सिव क्या होता है? एवर्सिव एक होता है प्लेजरेबल आपका स्टिमुलस, जिसको आप अच्छा लग रहा है, आपको खाना, 1 घंटी बजी खाना आया, प्लेजरेबल है। अवर्सिव क्या होगा? अवर्सिव होता है जिससे आपको दिक्कत हो, है ना, एक लाउड नॉइज बजे जा रहा है, तो ये आपके लिए अवर्सिव स्टिमुलस है। एक ऐसा स्टिमुलस है जो आपको दिक्कत दे रहा है, जो आपको परेशानी दे रहा है। ठीक है, तो उस केस में आप इस चीज को हटा दें तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की तरफ लेके जाती है। कि मान लीजिए एक बंदर है और उसको क्या है, बार बार शोर आ रहा है, तो जिस शोर जो आ रहा था उसने क्या किया, उस स्ट्रिंग को ही हटा दिया वहां से। तो कुछ हटा दिया जिससे बिहेवियर बढ़े, इसलिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है, क्योंकि आपने एस्केप लर्निंग की, आपने बचना चाहा उस एक अनप्लेजेंट या फिर मैं कहूं अवर्सिव स्टिमुलस से। इसकी डिटेल में चर्चा कभी और करेंगे थियरी में। तो एस्केप लर्निंग किस पे बेस्ड होती है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पे बेस्ड होती है। अभी के लिए हमें ये याद रखना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर
17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? डैश इज वन ऑफ द प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। 3 प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग है एज पर थॉर्नडाइक। 3 प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, 3 प्राइमरी लॉज हैं लर्निंग के। कौन से हैं बताओ एक बार। 3 प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ व्हाट? लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक, तत्परता का नियम कि पहले बच्चा तैयार होगा तब सिखाएंगे आप उसको। लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, जितना ज्यादा अभ्यास, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी बोलते हैं इसको, उतनी अच्छी लर्निंग होगी। तीसरी चीज है लॉ ऑफ इफेक्ट। अगर प्रभाव पॉजिटिव पड़ेगा किसी चीज का, अगर आपको ये सेशन आज पसंद आया तो आप कल आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो ये क्या हुआ? लॉ ऑफ इफेक्ट हुआ। ठीक, तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट प्राइमरी लॉज में आता है, जबकि लॉ ऑफ एटीट्यूड, एनालॉजी, एसोसिएटिव शिफ्टिंग ये सब सेकेंडरी लॉज में आते हैं। ये जो बाकी के 3 हैं वो सेकेंडरी लॉज में आते हैं, जबकि जो प्रभाव का नियम है वो प्राइमरी लॉज में आता है। अगेन मेरे साथ बोलिए एक बार 3 लॉज, प्राइमरी लॉज 3 थॉर्नडाइक ने दिए हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है जी। लॉ ऑफ एक्सरसाइज को लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज से भी जोड़ा जाता है कि जिस चीज को आप यूज करते हैं वो आपको याद रहती है, जो चीज को आप यूज नहीं करते वो आपको याद नहीं रहती। ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच। कल भी अगर आपने वो वीडियो देखा होगा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी वाला या मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी वाला, तो हमने डिस्कस किया था। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच, डेवलपमेंटल अप्रोच का पार्ट है ये, और दूसरी होती है आपकी क्रॉस सेक्शनल अप्रोच। लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच क्या है कि आप अलग अलग समय पे सेम सैंपल को स्टडी कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, आप अलग अलग लोगों को एक ही टाइम पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है जी, इतनी बात में कोई दिक्कत परेशानी कोई समस्या? क्या हो गया, ऊपर क्यों नहीं जा रहे कॉमेंट्स? कोई कह रहा है मैम आपके सारे क्वेश्चन आज बायजू वाले हैं। ये देखो ऐसी ऐसी बातें करते हो ना आप लोग, कई बार तो हंसी आ जाती है मुझे, है ना। इसमें से 90% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अब क्या करें अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर उठा के ना देखा हुआ कभी, क्या करें, है ना। कोई भी मतलब आपके जो भी आप संस्था का नाम ले रहे हैं, अब सबका नाम तो यहाँ लेना पॉसिबल नहीं है और जरूरत भी नहीं है उस चीज की, बट आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चंस पे किसी का अधिकार नहीं है। अब कोई उठा के प्रीवियस ईयर कहीं डाल के रखे हुए, मुझे तो पता भी नहीं कितनी तो वेबसाइट्स हैं। ठीक है, तो इस केस में आपका जो उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि दिमाग में आपकी चीजें जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। प्रीवियस ईयर आपने प्रैक्टिस किए हैं कि नहीं किए हैं, कुछ नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं कि नहीं किए हैं। ये सेम टॉपिक्स हैं, अगर पढ़ लोगे तो फायदा होगा, और इन बातों में फोकस करते रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखते हुए मतलब सुना है कि मान लो जैसे मैं सीटेट के प्रीवियस ईयर करा रही हूँ कभी, तो वो कहेंगे हमने तो ये क्वेश्चंस कब के करा दिए, हमें कॉपी कर रहे हैं। अब बताओ ऐसे लोगों का कहां से इलाज ढूंढोगे? अब मेरे पास तो उतना समय नहीं है ना कि मैं ये फालतू बातें करूं कभी भी। क्वेश्चंस पे पहली बात तो किसी का कॉपीराइट नहीं होता, और दूसरी बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे तो बिल्कुल ही नहीं, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोल के नहीं देखोगे तो ऐसा ही लगेगा आपको कि यार वहां पे भी ये कराया गया था, यहाँ पे भी ये करा दिया गया। तो हंसी आती है फिर इस तरह की चीजों पे, और मुझे ये कुछ फायदा होता नहीं है कुछ बोल के फलाने ने कॉपी कर ली। मेरी कभी भी अप्रोच नहीं रही, है ना। प्याजे कोई मैंने तो बनाया नहीं है, प्याजे की थियोरी सबने बनाई हुई है, जिसका जैसे मन करे कराओ डिस्कस। तो बेकार की बातें होती हैं, इनका कोई पॉइंट नहीं होता। खैर ये हमारे 2 मिनट खराब हो गए इस चक्कर में। लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच की बात करते हैं। आज हम स्पीड में हैं तो स्पीड पे फोकस कीजिएगा। क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल 2 तरह की अप्रोच होती है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच की, तो लॉन्गिट्यूडिनल में सेम सैंपल को मान लीजिए एक व्यक्ति को 10 साल पे भी स्टडी किया, फिर 15 पे भी किया, फिर 25 पे भी किया, तो ये क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच हो गई। केस स्टडी क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल है। 4 बच्चों की केस स्टडी आपने उठा ली, तो आप अलग अलग सेक्शन को उठा रहे हैं, अलग अलग सैंपल को उठा रहे हैं। एक्सपेरिमेंटेशन में भी ऐसा ही होता है कि आप अलग अलग चीजों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन में भी ऐसा हो सकता है कि आपने 4 लोगों को उठा लिया हो। लेकिन सर्वे जो है वो एक लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच का हिस्सा है, एग्जाम्पल है। सर्वे क्यों है, क्योंकि आपने कुछ बच्चे जो 5 साल की उम्र में किस कक्षा में गए थे, कहां थे, वहां पे आपने सर्वे कराया, फिर 10 साल बाद उसी सेम सैंपल का सेम बच्चों का सर्वे कराया, फिर 15 साल बाद कराया, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच हो गई। क्रॉस सेक्शनल क्या है, अलग अलग सेक्शन वाले। ठीक है, कि अलग अलग लोगों को आप सेम टाइम पे स्टडी कर रहे हैं, दिस इज क्रॉस सेक्शनल। क्लियर है बात? आगे बढ़े या फिर नहीं? तो सर्वे इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हेन अ पर्सन्स लर्निंग इन वन सिचुएशन इन्फ्लुएंसेस हिज लर्निंग एंड परफॉर्मेंस इन अनदर सिचुएशन इट इज कॉल्ड। अब देखो ये अपने आप में रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, है ना। जब आप पेपर 1 पेपर 2 सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये टॉपिक से क्वेश्चन रिपीटेड बनते हैं। अब ये क्वेश्चन हमने 2-3 दिन पहले भी इनडायरेक्टली किया था, थोड़ा सा ही लैंग्वेज में चेंज था, क्वेश्चन ऐसा ही था।
ठीक है, when a person's learning in one situation influences his learning and performance in another situation, यानी एक व्यक्ति के द्वारा सीखी गई जो भी उसने अधिगम किया है एक सिचुएशन में जो भी अधिगम किया है उसने, वो उसको दूसरी सिचुएशन में सीखने पे प्रभाव डालता है। यानी एक पोजीशन में सीखा गया ज्ञान दूसरी पोजीशन में सीखी हुई चीज को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है परफॉर्मेंस पे। दैट मींस पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुआ है। अब ये इन्फ्लुएंस अगर पॉजिटिव लिखा होता तो हम पॉजिटिव ट्रांसफर कह देते, अगर नेगेटिव लिखा होता तो नेगेटिव कह देते, जीरो होता तो जीरो कह देते। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुआ। ठीक है, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है, यानी एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जो लर्निंग हुई है एक दूसरे को प्रभावित कर रही है, चाहे नेगेटिवली करें चाहे पॉजिटिवली करें, दैट मींस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, लर्निंग का ट्रांसफर हुआ है। ठीक, सिंपल आंसर है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या मेमोरी थिंकिंग से बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए एक बार, अकॉर्डिंग टू जी वेलिस द फर्स्ट स्टेज इन क्रिएटिव थिंकिंग। ये मैं आपको करा चुकी हूँ एक छोटे से वीडियो में, या मैं अभी कल परसों भी आपको बता रही थी। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, PIIV, PI² से भी आप याद रख सकते हैं। जी वेलिस के द्वारा ये गिवन है, जो स्टेजेस हैं आपकी क्रिएटिव थिंकिंग की, कि कैसे आप क्रिएटिवली सोच सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है, पहली स्टेज की बात हो रही है PIIV में। ठीक है, देखिएगा एक बार, फर्स्ट स्टेज। अगर लास्ट पूछता तो हम V के साथ चले जाते। कल किसी क्वेश्चन में लास्ट भी पूछी हुई थी और ये दोनों ही क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, है ना, वेरिफिकेशन। ठीक, अगर हम बात करते हैं तो लास्ट स्टेज क्या थी, वेरिफिकेशन। फर्स्ट स्टेज क्या होती है, प्रेपरेशन, तैयारी। ठीक, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। सेकंड क्या थी आपकी, इंक्यूबेशन, जिसमें हमने कल क्वेश्चन किया था कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पे फोकस नहीं किया जाता। इंक्यूबेशन, आपके दिमाग में वो चलती रहती है कोई चीज सबकॉन्शियसली। इल्यूमिनेशन होता है जब अचानक से आपके दिमाग में आइडिया आ जाए, सॉल्यूशन प्रकट हो जाए, प्रकाश की बत्ती जल जाए, इल्यूमिनेशन कहलाती है। ठीक है, और वेरिफिकेशन को इवैल्यूएशन कह सकते हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, ये 4 स्टेप हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रेपरेशन की। ठीक है, प्रेपरेशन मतलब तैयारी करना। तो प्रेपरेशन सबसे पहला स्टेप है क्रिएटिव थिंकिंग का, वेलिस के अनुसार। इंक्यूबेशन, जब आपके दिमाग में ये आइडिया पक रहा है, आपको भी नहीं पता, सबकॉन्शियसली वो चीज चल रही है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अंदर ही कहीं चल रहा है। इल्यूमिनेशन है, अब ये बाहर आ गया, आपको अचानक से आइडिया आया कि भैया इसको तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है वेरिफिकेशन, जिसको इवैल्यूएशन भी हम कह सकते हैं। फोर्थ स्टेप कि आप वेरीफाई कर रहे हैं कि जो आइडिया आया वो लागू हो पाएगा रियल वर्ल्ड में या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये PIIV। ठीक है, PIIV, ये 4 स्टेजेस हैं वेलिस के अकॉर्डिंग क्रिएटिव थिंकिंग की। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर वाज प्रोपाउंडेड बाय, यानी त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, पैवलव, हिगार्टी, थॉर्नडाइक या रॉस। इसकी जगह पे प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर की जगह पे आपको क्वेश्चन में कनेक्शनिज्म भी लिखा हुआ आ सकता है, कनेक्शनिज्म भी लिखा आ सकता है। ठीक है, संबंधवाद कहते हैं इसको। ठीक है, संबंधवाद। अगर हम बात करते हैं कनेक्शनिज्म की या संबंधवाद की, तो ये, या फिर SR बॉन्ड दे दे अगर आपको लिख के, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, उद्दीपक अनुक्रिया बंध, तो ये थॉर्नडाइक ने दिया है। कनेक्शनिज्म भी इसीलिए कहते हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जब बॉन्ड बनता है तो इसको SR बॉन्ड या कनेक्शन कहते हैं। ठीक है जी, तो ये थॉर्नडाइक ने दी है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, जिसमें बिल्ली पर उन्होंने प्रयोग किया था, कैट पर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमिन द यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय। बताइए एक बार। अब ये तो फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, हम कुछ 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं, स्पीड हमारी थोड़ी सी तेज ही रहेगी और एक्स्ट्रा बातों को इग्नोर करेंगे क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है। मैं ऑलरेडी आज काफी थकी हुई हूँ, सेशन भी था आपका शाम में, फिर मैंने बताया कि कुछ जरूरी भी था तो जाना ही पड़ा। देखिए एक बार, एक्स्ट्रा बातों को हम बिल्कुल इग्नोर करेंगे। देखिए, ये एम्पिटेट और रीड की कोर्स की जो बात कर रहे हैं, मैं लास्ट में आपके साथ डिस्कशन कर लूंगी। फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपका, ये एक डेफिनेशन दे दिया। देखो, अब मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप पेपर से 4 दिन पहले डेफिनेशन रटने बैठे, जो आपको याद हो जाए, आपको लगे कॉमन सेंस से, इसमें तुक्का लगा दीजिएगा, 1 या 2 नंबर में आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। और आप कितनी भी डेफिनेशन याद कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि जो आपने याद की है वो फंस जाए पेपर में। ठीक है, हालांकि ये जो डेफिनेशन है ये GW
ऑलपोर्ट ने दी है, गॉर्डन ऑलपोर्ट उनका नाम है, जो साइको एनालिसिस से ही पहले बिलोंग करते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हु इज एसोसिएटेड विद गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी गेस्टाल्ट थियरी ऑफ लर्निंग से कौन संबंधित है? पैवलव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर? तो ये तो हमें बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमें स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के चैप्टर से ही संबंधित हैं, हमें पता होने चाहिए कि कौन सा किससे संबंधित है। गेस्टाल्टवाद से 3 लोग मैं आपको बताती हूँ हमेशा, वर्टहाइमर जिसको वर्दीमीर कह देते हैं, वर्टहाइमर, फिर आपके हैं कोहलर, देन कर्ट काफ्का। काफ्का इज अ डिफरेंट पर्सन, कोफ्का यहाँ पे संबंधित हैं, और कर्ट लेविन भी आ सकते हैं। वैसे ये 3 लोग ऊपर वाले ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और फादर ऑफ गेस्टाल्टवाद पूछेगा तो वर्टहाइमर। द होल इज बिगर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स पूछेगा, आप समझ जाएंगे गेस्टाल्टवाद की बात हो रही है। गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्र या संपूर्ण या एक होल। ठीक, होल वो छेद वाला होल नहीं, कंप्लीट होल। आज वो क्वेश्चन भी कराया था ना मोहन वाला, शाम को याद होगा। ठीक, तो आंसर होगा कोहलर। डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर, जो कि 79% लोग आंसर सही कर भी रहे हैं। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी, कोई दर्द समस्या? ये तीनों लोग जो हैं पैवलव, स्किनर और थॉर्नडाइक क्या हैं? बिहेवियरिस्ट हैं, व्यवहारवादी हैं। तो व्यवहारवादियों की बात आएगी तो आप ऊपर के 3 ऑप्शंस में से चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 24 एक बार समझिएगा। The component of language referring to rules governing the structure and sequences of speed of sounds, यानी component of language referring to rules governing the structure and sequence of speed of sounds, ये लास्ट में पकड़ लीजिएगा, एक कीवर्ड है इस क्वेश्चन का। ठीक है, कीवर्ड्स होते हैं कुछ हर एक क्वेश्चन में। आंसर कीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए एक बार, 64% आंसर्स आप लोग सी कह रहे हैं। देखिए समझते हैं। द कॉम्पोनेंट ऑफ लैंग्वेज रेफरिंग टू रूल्स, कॉम्पोनेंट किसका? लैंग्वेज का, भाषा का कॉम्पोनेंट है, भाषा का तत्व है जो रूल्स गवर्निंग टू द स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस। स्ट्रक्चर किसका? साउंड का, और सीक्वेंस किसका? साउंड का। ठीक है, मीनिंग का नहीं पूछा, साउंड पूछा है। साउंड का मतलब फोन ढूंढ लो, कहीं पे फोन लिखा हो तो फोनोलॉजी लिखा हुआ है, सिंपल आंसर है सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आप लोग सही दे भी रहे हैं। अगर साउंड नहीं होता, मीनिंग होती, वर्ड के बारे में बात होती, तो हम मॉर्फोलॉजी के साथ चले जाते कि कैसे रूट वर्ड्स बनते हैं, कैसे प्रीफिक्स और सफिक्स जिनको हम कहते हैं ना उपसर्ग प्रत्यय, वो सब फिर मॉर्फोलॉजी में चले जाते हैं। ठीक है, सिमेंटिक्स में क्या है? वर्ड का सेंस कैसे निकलेगा उस पे जाएंगे हम सिमेंटिक्स में। ग्रामर से संबंधित सिंटैक्स होता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। देखो, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड कहेगा तो फोनीम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग कहेगा तो मॉर्फीम, और अगर हम बात करते हैं सिमेंटिक्स में तो सेंस की बात होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, इट इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ मेमोरी। वुडवर्थ ने कुछ 4 चीजों को या 3 चीजों को आई बिलीव डायमेंशन बताया है किसकी? स्मृति की, मेमोरी की। मेमोरी मतलब वही हमारी याददाश्त, ठीक है, चली जाती है ना सीरियल्स में कई लोगों की। तो अगर हम बात करते हैं, हेलो प्रभा, अगर हम बात करते हैं वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के आयाम नहीं है, नॉट अ डायमेंशन, नॉट अ डायमेंशन। तो रिटेंशन, वैसे भी आप कॉमन सेंस भी लगाते हैं अगर इस क्वेश्चन में, अगर वुडवर्थ को भूल भी जाते हैं, अगर आपने वुडवर्थ कभी नहीं पढ़ा तब भी आपको पता चलेगा कि रिटेंशन मतलब मेमोरी से कोई चीज धारण करना। मान लीजिए आपने किसी का नाम याद रखा तो आपने रिटेंशन की होगी अपने ब्रेन में, है ना, उसको धारण किया होगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको जब जरूरत पड़ी उस नाम की या उस नंबर की, फोन नंबर मान लीजिए, तो आपने क्या किया? रिकॉल किया। ठीक है, तो ये भी मेमोरी से ही संबंधित है। रिकॉग्नाइज किया, जब आपके सामने 4 एक क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन आए, तो सही उत्तर को पहचानना भी मेमोरी से ही संबंधित है ना कहीं ना कहीं, तो ये भी मेमोरी से ही संबंधित है। तो ये तीनों चीजें मेमोरी यानी आपकी स्मृति, आपकी याददाश्त से संबंधित है, लेकिन रीजनिंग जो है वो आपके संज्ञान से संबंधित है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस से संबंधित है, ना कि आपकी मेमोरी से संबंधित है। ठीक है, डायरेक्टली मेमोरी से नहीं जोड़ा वुडवर्थ ने तर्क करने को। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि आप लोग दे भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात हो रही है थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट की, टीएटी की। तो टीएटी वाज डिजाइन्ड बाय हुम? बताइए एक बार, टीएटी वाज डिजाइन्ड बाय हुम? रॉर्शा, ऑलपोर्ट, मैस्लो या मरे? ठीक है, ये मरे ऐसे नहीं लिखा जाता, शायद मूरे लिखते हैं हिंदी में, तो ऐसे लिखा जाता होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें 70% लोग डी कह रहे हैं, जो कि सही भी है। थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, ये पता नहीं कितनी बार यूपीटेट में पूछा जा चुका है। ये मॉर्गन एंड मुरे, हस्बैंड वाइफ थे आई थिंक, मॉर्गन एंड मरे, इन दोनों ने मिलकर के दिया था टेस्ट।
मैस्लो, ऑलपोर्ट, रॉर्शा ने तो इंक ब्लॉट टेस्ट दिया है। हरमन रॉर्शा, इंक ब्लॉट टेस्ट पूछ लिया जाता है कई बार, पर्सनैलिटी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर 27 है ब्लॉकिंग ऑफ बिहेवियर दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ गोल इज नोन एज। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना। मान लीजिए आपने गोल बना लिया कि भाई आज हमें 60 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, लेकिन बीच में कोई आके टपक गया कि आप तो क्वेश्चन फलानी जगह से लाए हैं, है ना, और मान लो आपका मूड थोड़ा सा ऑलरेडी आप थोड़ा सा आज पैनिक वाली सिचुएशन में है, तो क्या होगा, एक चीज क्रिएट होगी जो ब्लॉक करेगी आपके व्यवहार को, जो दिशा निर्देशित व्यवहार है, जो आप दिशा में जा रहे थे कि भाई 60 क्वेश्चन आज फटाफट से करेंगे 1 से 1.5 घंटे में, क्योंकि ऑलरेडी रात भी बहुत हो गई है। तो ये क्या होगा, ब्लॉक कर दिया इस बिहेवियर ने आपकी डायरेक्शन में जाने वाले गोल को। क्या है, इसको फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो जाएगी, कुंठा कहते हैं। ठीक, अगर आपने गोल बनाया, आप दिशा में जा रहे हैं और बीच में कोई ब्लॉकिंग बिहेवियर आ जाए तो फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, हालांकि हम ह्यूमंस को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। इमोशन, मोटिवेशन, अग्रेशन, ये सब डिफरेंट चीजें हैं। यहाँ पे ब्लॉकिंग की बात हो रही है, तो फ्रस्ट्रेशन से ब्लॉक हो जाते हैं। जब फ्रस्ट्रेट, देखो थोड़ा बहुत एंगर है तो चल जाएगा, अगर आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट ही हो गए तो फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ब्लॉक हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए एक बार। विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द कलर ऑफ आई। आपकी आंखों के रंग को कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित होते हैं, दूसरे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके किससे, हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंट, हेरिडिटी, हॉर्मोन्स या सोसाइटी। तो हमारी आंखों का रंग, हमारे बालों का टाइप, हमारी हाइट, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब हमारी हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होते हैं। एनवायरमेंट से आपका क्या हो सकता है, जो ट्रेनिंग या एजुकेशन जो आपको मिली है, न्यूट्रिशन वगैरह, वो सारी चीजें एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो आंखों का रंग तो भाई आपकी हेरिडिटी से, आपके माता पिता से, आपके जेनेटिक्स से ज्यादा प्रभावित होगा। इवन आपके हेयर टाइप भी। आगे बढ़ेंगे, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, हाइट वगैरह भी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए एक बार। बेसल एज इज रिलेटेड टू विच मेजरमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग। बेसल एज आई थिंक एक और बार हमने प्रैक्टिस की थी और वो डिफरेंट सेट में आया हुआ क्वेश्चन था। इसका मतलब बेसल एज रिपीट हुई है, यूपी टेट के एग्जाम में 2 बार पूछी जा चुकी है, तो रिपीट होने की संभावना रहती है। अगर हम बात करते हैं, लाइक शेयर कम कर रहे हो आजकल आप लोग हैं, लाइक शेयर करो यार, खुशी खुशी, कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़े लेट बेशक हो गए, 11:15 बेशक बज गए रात के। बेसल एज जो है आपके किससे संबंधित है, सी ऑप्शन सही दे रहे हैं आप लोग, 51% इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस से। बाकी लोग क्यों नहीं दे पा रहे। बेसल एज आपकी किस लेवल पे आपका दिमाग काम करता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, कोई दिक्कत बिल्कुल, मेंटल एज को एक तरह से बेसल एज कह देते हैं लोग। आगे बढ़ेंगे, इंटेलिजेंस यानी इसी आईक्यू में तो जरूरत पड़ती है ना, ये बेसल एज और क्रोनोलॉजिकल एज की। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। अ चाइल्ड व्हेन स्कोल्डेड इन क्लास बाय अ टीचर रिटर्न्स होम एंड शोज एंगर टू हिज और हर सिस्टर इज एन एग्जांपल ऑफ। एक बच्चा है जिसको क्लास में पड़ गई डांट अपने टीचर से, और जब ये बच्चा जो है घर जाता है तो अपने भाई बहन पे को डांटता है या गुस्सा शो करता है क्योंकि मूड खराब है ना। अब ये क्या हुआ, जो गुस्सा या जो डांट उसकी घर पे पड़ी थी, उसने क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया अपने बहन भाई पर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया है। कई लोग ऑफिस से जाके अपने घर में बच्चों को कूट देते हैं, बिल्कुल, है ना, तो वो क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट है ना। ऑफिस में बॉस से डांट खाई, वहां तो कुछ कर नहीं सकते, अब टीचर को थोड़ी उल्टा कहेंगे कुछ, तो जाके वाइफ को कुछ बोल दिया, या बॉस ने कुछ कहा तो वाइफ को कुछ बोल दिया, घर में किसी और को बोल दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। आपने डिस्प्लेस कर दिया एक जगह का गुस्सा दूसरी जगह पर। ठीक है, ये डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है, कैसे आपकी ईगो बैलेंस क्रिएट करना चाहती है, विस्थापन। सब्लिमेशन होता है जब आप एनर्जी को चैनलाइज कर दें किसी और फॉर्म में। वो भाग मिल्खा भाग का उदाहरण हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि मान लीजिए बहुत ज्यादा गुस्सा है किसी व्यक्ति में, तो अब वो ऐसे तो है नहीं किसी को भी तड़ तड़ मारता फिरेगा, तो क्या होगा, वो पबजी खेलेगा, है ना, या फिर वो स्पोर्ट्स में अपनी एनर्जी को सही वे में डायरेक्ट करेगा, है ना। पबजी तो बहुत अच्छा तरीका नहीं हुआ, कोई प्रोडक्टिव वे नहीं कहेंगे उस सेंस में, तो स्पोर्ट्स में जाएगा या कुछ और इस तरह का, आर्मी ज्वाइन करेगा, तो ताकि वो गुस्सा चैनलाइज हो सके। सब्लिमेशन है, आपकी फॉर्म चेंज हो जाती है। ठीक है, आप जैसे कुछ सेक्सुअल थॉट्स जो आप सोसाइटी में ऐसे बाहर नहीं दिखा सकते, तो कुछ लोग पेंटिंग बनाते हैं, कुछ लोग गाने लिखते हैं, तो सब्लिमेशन में आपका बिल्कुल फॉर्म चेंज हो जाती है। एक्सेप्टेबल फॉर्म, जो सोशली एक्सेप्टेबल फॉर्म है, उसमें आप कन्वर्ट कर देते हैं अपनी एनर्जी को। ठीक है, कन्वर्जन जैसा हम कुछ पढ़ते नहीं है, रिएक्शन फॉर्मेशन होता है, जैसा आपको फील हो रहा है उसका जस्ट ऑपोजिट शो करना। ठीक है, कि मान लो कोई किसी पे चीटिंग कर रहा है तो वो कहे मैं नहीं, ये कर रही है चीटिंग। तो ठीक, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। तो ये आपका सेकंड सेक्शन शुरू हो जाता है यहां से,
30 क्वेश्चन का सेट हम कर चुके हैं, 30 क्वेश्चन अभी हम और करने वाले हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, स्पीड तेज रखेंगे, कॉग्निटिव डोमेन का करेक्ट सीक्वेंस, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या होगा। तो ये हमें पता है, नॉलेज KCA से याद रखिएगा, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। KCA² SE ऐसे याद रख सकते हो, KCA से याद रख सकते हो, शुरुआत में याद हो जाएगा। नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंशन जिसको अंडरस्टैंडिंग कहा गया, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। ये BS ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, उसके कॉग्निटिव एस्पेक्ट का जो पुरानी टैक्सोनॉमी 1956 वाली, उसमें ये सीक्वेंस है। अगर ये 2001 वाली पूछा होता तो ING लगा देता, वर्ब फॉर्म कर देता, नॉलेज को नोइंग कर देता, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग कर देता, एप्लीकेशन को अप्लाइंग कर देता। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड टीचिंग, अच्छे शिक्षण की कौन सी क्वालिटी नहीं है, विशेषता नहीं है। फटाफट से आंसर कीजिए। मैम मेरा बर्थडे है। ज्योति पवार, हैप्पी बर्थडे, आप बहुत खुश रहें, मेहनत करें जीवन में, वो मेहनत फिर आपको डबल खुशी दे, क्योंकि मेहनत से जब भी हम कुछ करते हैं और हमें रिजल्ट मिलता है, अब वो किसी की नजर में छोटा हो सकता है रिजल्ट, बट आपके लिए वो बहुत ही सुखदायी होना चाहिए, क्योंकि आपने किसी चीज को मेहनत से अचीव किया है। तो आप खुश रहें, मेहनत करें, यही हम कामना करते हैं आपके जन्म दिवस पे और जितने भी लोगों का आज है बर्थडे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड टीचिंग, अच्छे शिक्षण की क्वालिटी नहीं है। 64% कह रहे हैं ऑटोक्रेटिक, जो कि बात सही है, ठीक है। ऑटोक्रेटिक होना यानी स्वेच्छाचारी, कि डंडा ले लिया, बस अपनी ही मर्जी से क्लास चलेगी, है ना, हिटलर शाही मान लीजिए एक तरह से, तो ये एक अच्छे शिक्षक की या शिक्षण की क्वालिटी नहीं है। सिंपैथेटिक क्या होगा कि वो बच्चों को समझे, डेमोक्रेटिक क्या होगा, सबको बोलने का मौका दे, दोनों चीजें पॉजिटिव हैं। डिजायरेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, एक बार को इसको भी एक्सेप्ट किया जा सकता है कि मान लीजिए भाई ये टॉपिक हमें समझना था, तो हमने अपने टीचर से पूछा, तो उन्होंने डिजायरेबल टॉपिक को हमें समझा दिया जो हम समझना चाहते थे, तो उस सेंस में ये फिर भी ठीक है। एक बार को डिजायरेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर चल जाएगा, लेकिन ऑटोक्रेटिक नहीं चलेगा, ठीक है। आपका स्टाइल पसंद है हमें, अच्छा धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक्सपेक्टेंसी थियोरी ऑफ मोटिवेशन हैज बीन गिवन बाय, ये हमने पेडागोजी स्पेशल बैच में किया हुआ है, अगर जो लोग अभी यहाँ तैयारी कर रहे होंगे बैच में पढ़ के। एक्सपेक्टेंसी थियोरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी है, फटाफट से बताओ। मैस्लो, हर्ट्जबर्ग, विक्टर ब्रूम या फिर स्किनर, आंसर कीजिए। चलिए मैं 2 ऑप्शन हटाई देती हूँ, या तो मैस्लो होंगे या विक्टर ब्रूम होंगे। क्या आंसर करेंगे आप लोग, फटाफट से बताइए। एक्सपेक्टेंसी थियोरी ऑफ मोटिवेशन जो है किसके द्वारा गिवन है, बताइए, आंसर कीजिए। 49% ए कह रहे हैं, कितनी गड़बड़ कर रहे हो, पेपर है 2 दिन बाद आपका। विक्टर ब्रूम ने दिया है किसको, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को, ठीक है। जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, फिर आपको उसको फुलफिल करते हैं या वहां तक पहुंचते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं उस चीज के लिए, विक्टर ब्रूम कहते हैं ये। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। टू विच फैमिली एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इज रिलेटेड विद, यानी अधिगम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, AOM कहेंगे, किस एक थॉट से संबंधित है, जवाब दीजिए फटाफट से, आंसर कीजिए बहुत ही तेजी के साथ। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जो कि ज्योत्सना सिंह कह रही हैं, जो कि बात सही है। आप में से बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं, कितने % लोग आंसर कर रहे हैं, 47% तो ए ही कर रहे हैं, तुक्के लगा रहे हो अब तो आप, है ना, नींद में हो। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल जो है वो संबंधित है, कि ऑर्गेनाइजिंग जो भी है वो आपकी इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस हो रही है ब्रेन में। क्यों पैर क्यों डर रहा है भाई, जो ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है जिस तरह से, वो दिमाग में ऑर्गेनाइज होगी, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। कंप्यूटर की तरह से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को, कॉग्निशन को जोड़ा था। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, विच इज यूजफुल इन दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल्स, यानी कौशलों के स्थानांतरण में कौन सा उपयोगी है। स्किल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, फटाफट से पोल में आंसर कीजिए। लीनियर प्रोग्राम, यानी बस एक ही रेखा में चलते रहेंगे, बस इसी गति से सीखते रहेंगे, या फिर ब्रांचिंग प्रोग्राम, या फिर स्किल्स ट्रांसफॉर्मेशन इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, या प्रेपरेशन एंड एक्विजिशन। आंसर कीजिएगा, स्किल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या महत्वपूर्ण है। देखिए, स्किल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपको और बेहतर करना है या ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम कह सकते हैं कि प्रेपरेशन एंड एक्विजिशन इज इंपॉर्टेंट। आप अगर बात करते हैं स्किल्स ट्रांसफॉर्मेशन इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, ये बात भी सही है, बट जिस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन ने हमसे पूछा है
उस सेंस में प्रेपरेशन एंड एक्विजिशन यहाँ ज्यादा बेहतर फिट होता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड ने उस टाइम पे क्या माना होगा इसका डेटा हमारे पास नहीं है, दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है, सी भी और डी भी, लेकिन हम यहाँ डी के साथ जाएंगे, सी को गलत नहीं कह सकते, बट क्योंकि पूछा ये है कि यूजफुल क्या है स्किल ट्रांसफॉर्मेशन में, तो हम कहेंगे भाई प्रेपरेशन और एक्विजिशन, स्किल को एक्वायर करना, उसकी तैयारी करना, इससे क्या होगा ट्रांसफॉर्म हो पाएगा स्किल। ठीक है, इससे हमें यूजफुल क्या पता लगा, अगर हमने कह भी दिया कि ये तो एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है, तो हम डी के साथ जाएंगे, बाकी आप इन दोनों में से जो चाहे आंसर मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैक्सिम ऑफ टीचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। मैक्सिम होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं शिक्षण के, है ना, आप कुछ सूत्र फॉलो करते हैं, फॉर्मूलाज कह लीजिए एक तरह से, जो कुछ लोगों ने मान लिए हैं, तो कौन सा एक मैक्सिम नहीं है, नॉट पूछा है हमसे, फटाफट से आंसर करेंगे। आप लोग इतनी रात को जुड़े हुए हैं, बहुत ही खुशी हमें हो रही है। देखिए, अगर हम बात करते हैं कौन सा एक मैक्सिम नहीं है, तो फ्रॉम इंडेफिनेट टू डेफिनेट, यानी अननोन टू नोन जाना बिल्कुल ठीक बात है, सीन टू अनसीन बिल्कुल ठीक बात है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन फ्रॉम डिडक्शन टू इंडक्शन ये कोई भी तरीका नहीं है। ठीक है, इवन हम इंडक्टिव टू डिडक्टिव जाते हैं, और ये क्या है, एक मेथड है अपने आप में, ये कोई मैक्सिम नहीं है, मेथड अपने आप में बड़ी चीज है, मैक्सिम एक छोटे फॉर्मूला जैसा हुआ। ठीक, तो इंडक्टिव डिडक्टिव क्या है, मेथड्स हैं, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 37 क्वेश्चन नंबर पे। फर्स्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल इज, माइक्रो टीचिंग पे हर साल क्वेश्चन आ रहा है रिपीटेड मोड में, है ना। फर्स्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल, तो ये मैंने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि जो माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण है, जिसको दिया किसने है, ड्वाइट डब्ल्यू एलन, और ये जो साइकिल है इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, इसकी ड्यूरेशन होती है हमारी 36 मिनट्स। क्या होती है, 36 मिनट्स, 36 मिनट की ये साइकिल होती है। टोटल 6 स्टेप्स इसमें होते हैं। ठीक है, 6 स्टेप्स होते हैं, कई सारी स्किल्स को प्रैक्टिस किया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, स्केल्ड डाउन टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का दूसरा नाम क्या है, स्केल्ड डाउन टीचिंग। क्या हो गया भाई, स्केल्ड डाउन टीचिंग। ठीक है, स्केल डाउन टीचिंग। ठीक, पहला स्टेप हमारा प्लानिंग होता है, लेसन प्लानिंग, जो कि मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था कि घर पे बैठ करके टीचर प्लान करेगा, क्लास में जाके प्लानिंग नहीं होती ना कि आज क्या पढ़ाना है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, पहले से प्लान किया जाएगा। अगर ये पीपीटी बनी है आपके सामने, ये पीडीएफ दिख रही है, तो ये मैंने पहले प्रिपेयर किया है ना, क्लास के टाइम में थोड़ी प्रिपेयर किया है कि अब मैं इसको प्रिपेयर कर लेती हूँ, चलिए आप खड़े हैं, अच्छा रुक जाओ 2 मिनट, मैं ये पीपीटी बना लेती हूँ, यहाँ पे टाइप कर लेती हूँ, ऐसा थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो पहले से प्लान किया जाएगा, टाइपिस्ट को क्वेश्चन भेजे जाएंगे या एक प्रॉपर ट्रांसलेशन होगा, उसको देखा जाएगा एक बार, ये सारी चीजें पहले की हैं। ठीक, तो प्लानिंग का टाइम इंक्लूड नहीं होता, लेकिन ये पहला स्टेप होता है लेसन प्लानिंग। ठीक है, टाइम कहां से शुरू होता है, टीचिंग से। 6 मिनट की टीचिंग होगी, फिर फीडबैक मिलेगा 6 मिनट में। इस टीचिंग में इंट्रोडक्शन शामिल हो जाएगा, इंट्रोडक्शन कोई अलग से साइकिल नहीं है इसमें, ये मैं आपको रोज समझा रही हूँ, और यहां से जब क्वेश्चन फंसेगा और आपने गलती की अगर, तो बहुत ही दुख होगा मुझे। ठीक है, ये देखिए माइक्रो टीचिंग की अगर हम बात करते हैं तो कुछ 6 स्टेप होते हैं, प्लानिंग का टाइम इंक्लूड नहीं होता, लेकिन ये पहला स्टेप क्या है, प्लानिंग है। ठीक है जी, दूसरा स्टेप टीचिंग है, 6 मिनट तक आप क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, 6 मिनट तक पढ़ाएंगे। फिर ऑब्जर्व या क्रिटिक, जो आपका सुपरवाइजर है वो आपको फीडबैक देगा, ये सुपर चैट दिखा देना भाई, फीडबैक देगा कितनी देर में, 6 मिनट में, आराम से लगा के दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, 6 मिनट में। ठीक है, फिर है रीप्लान, रीप्लान में आप 12 मिनट लगाते हैं। ठीक है, 36 मिनट टोटल होंगे ना, फिर आप दोबारा से पढ़ाएंगे, 6 मिनट ही पढ़ाएंगे, फिर आपको दोबारा से क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, री फीडबैक, ये भी 6 मिनट में मिल जाएगा। तो 6 मिनट के 4 सेक्शन हो गए, यानी 24 मिनट्स, और 12 मिनट का एक, तो 36 मिनट टोटल मिलाकर के आपके हो गए। इतनी बात हमें क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। उपासना कुशान कह रही है, हेलो उपासना दिस साइड, मैम एमपीटेट के बारे में एक बार वीडियो बना दो कि कौन सा पार्ट कहाँ से करें, क्योंकि करियर विल पर जो बैच आ रहा था वो भी कैंसिल हो गया है। कोई वीडियो बना दो मैम, आपकी पुरानी स्टूडेंट हूँ प्लीज। ठीक है उपासना, मैं एक वीडियो बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है ना, थैंक यू सो मच, मैं बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, करियर विल पे जो रीट और एमपीटेट के बैचेस आ रहे थे उनको अभी कैंसिल किया गया है कुछ रीजंस की वजह से। देखो एक बार, एक ही बैच चल रहा है अभी, पेडागोजी स्पेशल और केवीएस भी रिजल्ट के बाद आएंगे, जब सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा। देखो एक बार, तो ये हमारे पूरी 36 मिनट्स हो गई, टीचिंग 6 मिनट, ऑब्जर्व या फीडबैक 6 मिनट, रीप्लान 12 मिनट, रीटीच 6 मिनट और री फीडबैक आपका 6 मिनट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टीचिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। 3 लेवल की टीचिंग होती है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, ये हमें याद भी हो जाना चाहिए। ठीक है जी, मेमोरी लेवल की बात हर्बर्ट करते हैं,
फिर मॉरिसन आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करने, और रिफ्लेक्टिव लेवल की बात हंट करते हैं। ठीक है, मेमोरी लेवल हर्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग आपके मॉरिसन, और रिफ्लेक्टिव लेवल है आपका हंट के द्वारा दिया हुआ। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं किसकी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में कौन सा एक पॉइंट इंक्लूडेड है, तो आंसर कीजिए। 30% इसमें सब ने तुक्के लगाए हैं, किसी को नहीं पता इसका सही उत्तर क्या है ना। 31% कह रहे हैं डी, चलो कुछ हद तक अब पता है आपको। 31% तो मतलब बहुत ही कम है, 100 में से देखें अगर तो 1/4 की स्थिति बन रही है। 30% लोग भी, मतलब 31% को ही पता है, एक तरह से ये कह सकते हैं 100 में से। चलो कोई बात नहीं, 25% से तो ज्यादा ही है ना। 25% तो प्रोबेबिलिटी होती है 4 ऑप्शंस में से एक ठीक होने की। ठीक है, 1/4 तो कोई ना कोई सही होगा ही, तुक्का भी लगाओगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। एक्सप्लोरेशन, इसका आंसर जो है वो डी ही है, एक्सप्लोरेशन, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है। ये किस में आएगा? रिफ्लेक्टिव लेवल में आएगा, सॉरी ये अंडरस्टैंडिंग में आएगा, बाकी के तीनों रिफ्लेक्टिव में आएंगे। ये जो एक्सप्लोरेशन है ये अंडरस्टैंडिंग में आएगा, बाकी के तीनों एप्लीकेशन, कंपैरिजन, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब रिफ्लेक्टिव में आएंगे। तो अगर रिफ्लेक्टिव का पूछेगा अगली बार तो आपको पता होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव में एप्लीकेशन, कंपैरिजन और एब्स्ट्रैक्शन। इतनी बात हमें क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लोरेशन अंडरस्टैंडिंग लेवल का है, जिसको दिया है मॉरिसन ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 39। पोल लीजिए और जवाब दीजिए फटाफट से। पोल लीजिए और जवाब दीजिए। देखिए किसको इतनी हंसी आ रही, रात के 12 बजे हैं, 11:30 बज चुके हैं। पोल तो आ रहा है भाई, पोल वाले भैया पे इल्जाम मत लगाओ, आजकल बहुत ध्यान से काम कर रहे हैं। क्या? हाँ मैम, कोई पूछ रहा है पोल वाले भैया को कितने पैसे दे रहे हो, और पोल वाले भैया ने ये बात मुझे स्पेशली पढ़वाई है शौर्य को। आज डांट नहीं शौर्य की, आज कोई डांट नहीं लगी है, शौर्य ने भी 2 मिनट लेट किया है हमें आज। पोल वाले भैया को 0 पैसा देंगे हम अभी, है ना। पोल वाले भैया को अभी जयपुर घुमा के लाए थे, तो उसी के बदले पोल वाले भैया, अब दास प्रथा है हमारे यहाँ, मजाक कर रही हूँ। खैर देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 39 की, फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, अभी पोल वाले भैया इंटर्नशिप पे हैं, अप्रेंटिसशिप पे हैं। देखो एक बार, फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म्स इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन इज पॉसिबल बाय। इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन जो है, प्रभावी विकेंद्रीकरण, वो कैसे वर्क करेगा एजुकेशन में? एक लेवल से दूसरे लेवल हम काम बांटते जाएंगे, इसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लस्टर एंड ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स। हाँ, कि जो आपका जिनको बोला जाता है ना, BRCs बोलते हैं ना, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स को, इनको भी लोकल लेवल पे इन्वॉल्व किया जाए, तो क्या होगा, हायर लेवल से डिसेंटर होता जाएगा अलग अलग लेवल पे काम। अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल रिसोर्स पर्सन, ये भी जरूरी है, इससे भी क्या होगा, जो एक मेन हेड था वहां से काम नीचे डिसेंट्रलाइज हुआ है। फिर थर्ड है रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल फॉर द यूज ऑफ टीचर्स। ये बात भी सही है कि टीचर्स तक रिसोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल पहुंचे। तो डी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, A, B एंड C, जो कि तीनों ही सही है, तीनों में से नेगेटिव कुछ भी नहीं है। तो अगर हमें आंसर नहीं भी पता होगा तब भी हम डी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि कोई भी बात नेगेटिव नहीं है तीनों ही ऑप्शंस में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पे। आ स्टूडेंट इज रीडिंग, समवन कॉल्ड हिम। अच्छा, आ स्टूडेंट इज रीडिंग, एक बच्चा है जो पढ़ रहा है, और पढ़ते समय समवन कॉल्ड हिम बाय हिज नेम, तो किसी ने उसको पुकारा। मान लीजिए आपका नाम जो भी है, गीता, सुनीता, हिमांशी, बबीता, जो भी होगा, ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए पीछे से कोई आवाज लगाए कि अरे हिमांशी, तो अब मेरी कौन सी स्किल उसको रिस्पॉन्ड करने में काम आएगी? ठीक है, बाय विच सेंसेशन, आप किस सेंसेशन से रिस्पॉन्ड करेंगे? आपको जब नाम से पुकारा गया, तो सिंपल आंसर है भाई, ऑडिटरी से करेंगे ना, हमारे कानों ने सुना होगा, ध्वनि संवेदना से करेंगे, ऑडिटरी सेंसेशन से करेंगे, सिंपल आंसर है। अगर कोई टच करके बोलता तो टैक्टाइल हो जाता, अगर कोई बस सामने दिखा देता कि सुनो बिना बोले, तो वो विजुअल हो जाता। ठीक, परसेप्चुअल, परसेप्शन बनता सारी चीजों को मिला करके। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, ये तो सिंपल आंसर है, ऑडिटरी सेंसेशन है। कुछ परसेंट क्वेश्चंस तो देखो इजी ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, व्हाट इज द एज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज इन पियाजेस थ्योरी। ये 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है यूपी टेट में क्वेश्चन, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यूपी टेट की, तो ये रिपीट हो चुका है। प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक एज की जो अवस्था है वो 2 से 7 वर्ष है। रहने दीजिए, अगले क्वेश्चन का पोल दे देना अब। 2 to 7 ईयर्स। अगर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पूछता, अगर ये बर्थ टू 2 ईयर्स पूछेगा तो सेंसरी मोटर। 4 to 8 में कुछ आता नहीं है, ठीक है, 5 to 8 में भी कुछ नहीं आता, लेकिन वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। उपासना फिर से क्वेश्चन पूछ रही है, मैम कल तक वीडियो बना देना, बहुत कम टाइम है,
इसलिए कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से करें। अच्छा, कब है पेपर आपका? उपासना, एमपीटेट का पेपर है कब? कमेंट करके बता देना, तो मैं कल नहीं तो परसों बना दूंगी, अगर जल्दी ही है एग्जाम तो। ठीक है, 2 to 7 ईयर्स, 2 से 7 वर्ष। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 42 या 42 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ लेटर चाइल्डहुड। यानी इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट लिखा हुआ है बड़े बड़े शब्दों में, किस स्टेज का? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ लेटर चाइल्डहुड का। लेटर चाइल्डहुड मतलब 7 से 11 वर्ष की अवस्था। ठीक है, इस स्टेज का कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो पहला ऑप्शन है हाई इंटरेस्ट इन साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन में इंटरेस्ट आ सकता है। इंक्रीज लॉजिकल पावर, तार्किक क्षमता भी बढ़ सकती है। भविष्य की योजना की सूझबूझ, ऑपरेशनल प्लानिंग ऑफ करियर। 7 से 11 वर्ष का कौन सा बच्चा एकदम प्रॉपर पेपर पे पेंसिल बैठ करके प्लानिंग करने लगे? इन लोगों के लिए तो करियर काउंसलिंग भी नहीं दी जाती, वो भी बाद में आता है नंबर, है ना। कोई 11, 12 या एडोलेसेंस की बात होती तो समझ में आता। एंड ऑफ इमेजिनरी फियर्स कह सकते हैं। तो आंसर होगा ये ऑपरेशनल प्लानिंग ऑफ करियर। देखो बाकी ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं गलत हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का, उसके बौद्धिक विकास का क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा इस स्टेज पे? तो हम जाएंगे सी के साथ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास से कौन से एक मनोवैज्ञानिक संबंधित हैं? बिने जो है वो आपके इंटेलिजेंस यानी बुद्धि से संबंधित हैं। पहले बुद्धि परीक्षण इन्होंने दिया, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। चॉम्स्की, हाँ ये लैंग्वेज से संबंधित है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की इन्होंने बात की है। यूनिवर्सल ग्रामर यूजी की इन्होंने बात की है। इनको नेटिविस्ट कहा जाता है, जो हेरिडिटी या बायोलॉजी से जोड़ते हैं लैंग्वेज को। ठीक है, पैवलव आपके बिहेवियरिज्म से, लर्निंग से संबंधित हैं। मैस्लो आपके अगेन नीड की हायरार्की या मोटिवेशन से संबंधित हैं। तो चॉम्स्की इज द राइट आंसर ओनली। आगे बढ़ेंगे, बी 91% आंसर आपने सही भी दिए हैं, मतलब सीटेट की तैयारी आपने अच्छे से की थी, इसका मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, थॉर्नडाइक प्रूव्ड हिज थ्योरी टाइटल्ड। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक के साथ सिद्ध किया, यानी इन्होंने टाइटल क्या दिया अपनी थ्योरी का? थॉर्नडाइक ने साइन लर्निंग टॉलमैन ने दिया है, ई टॉलमैन नहीं, ई टॉलमैन ही आई थिंक। कॉग्निटिव लर्निंग, इसकी बात ब्रूनर भी करते हैं। ठीक है, स्पेस लर्निंग की एज सच हम यहाँ बात करते नहीं है, जरूरत पड़ती नहीं है हमें सिलेबस में। ठीक, तो ट्रायल एंड एरर शुड बी द राइट आंसर। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, कनेक्शनिज्म भी जिसको कहा जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 45 है। क्वेश्चन 45 सेज गैंग एज एसोसिएटेड विद एज एंड गैंग एज एसोसिएटेड विद एज, यानी किस एज को गैंग एज कहते हैं? और डिलेड डेवलपमेंट इज, इस एज में किस तरह का विकास होता है? गैंग एज हमें पता है 6 से 12 वर्ष, यानी ग्रुप या समूह अवस्था कहते हैं लेटर चाइल्डहुड को, उत्तर बाल्यावस्था को। लेकिन 6 से 12 वर्ष का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। 3 से 6 वर्ष तो आपका अर्ली चाइल्डहुड हो गया, तो गैंग एज तो इसको कहेंगे नहीं, प्री गैंग एज कहते हैं इसको। तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। 10 से 19 साल तो फिर अलग ही लेवल चला गया, इसमें तो एडोलेसेंट्स भी आ जाएंगे, है ना, इसमें गैंग एज थोड़ी कहेंगे फिर इसको। 16 से 19 भी अलग चला गया। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो इसके आसपास भी है, वो है 8 से 10 साल, और जहां पे सोशलाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा होता है बच्चे का, वो ग्रुप्स में खेलने लगता है, इसीलिए इसको गैंग एज भी कहते हैं। तो आपको क्लोज्ड आंसर ढूंढना है जो उसके आसपास का हो, अगर डायरेक्ट नहीं भी मिल पा रहा हो तो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे। पियाजे के अनुसार तीसरी विकासात्मक अवस्था। तो SPCF, सम पीपल कांट फोकस से याद रखेंगे। एस फॉर सेंसरी मोटर पहली, प्री ऑपरेशनल दूसरी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक तीसरी, और फॉर्मल ऑपरेशनल चौथी। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल इज द राइट आंसर। थर्ड स्टेज है ये 7 से 11 वर्ष की, और इसी को हम स्कूल एज या गैंग अवस्था कह रहे हैं, और यहीं पे लॉजिक आता है सबसे पहली बार। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि 86% लोग आप लोग आंसर दे भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट इन लर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी इनमें से कौन सी एक चीज इंक्लूडेड नहीं है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में जो लर्निंग में कंट्रीब्यूट करें, जो सीखने में कंट्रीब्यूट करें। साइकोलॉजिकल फैक्टर समझते हैं ना, जो हमारे मन से, हमारी साइकोलॉजी से संबंधित हो। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा नहीं है। अब मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा नहीं है फटाफट से समझेंगे और उत्तर देंगे हम। मोटिवेशन, क्या ये मनोवैज्ञानिक नहीं है? मोटिवेशन एक ऐसी एनर्जी नहीं है जो आपके मन में आती है, चाहे बाहरी चीजों को देख के आए, चाहे आंतरिक चीजों को देख के आए। इंटरनल एनर्जी है मोटिवेशन, आंतरिक है, साइकोलॉजिकल है फॉर श्योर, है ना। इसका जो रीजन है वो मनोवैज्ञानिक है, इस बात में कोई दौराहे नहीं है। इंटरेस्ट भी साइकोलॉजिकल है, आपके मन में ही तो होता है। लर्निंग डिजायर, आपकी सीखने की इच्छा भी साइकोलॉजिकल है। लेकिन
जो नेचर ऑफ कंटेंट है, लेट हो गए आप बोल देने में, नेचर ऑफ कंटेंट जो है वो बाहरी कारक है, वो एक्सटर्नल फैक्टर है, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। भाई सिलेबस बच्चे के मन ने थोड़ी बनाया है, वो तो बाहर एनवायरमेंट का फैक्टर है एक, ठीक है। तो जो आपका नेचर ऑफ कंटेंट है वो एक्सटर्नल फैक्टर में आएगा, साइकोलॉजिकल में नहीं आएगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 48। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल वैल्यू? निम्न में से सामाजिक मूल्य किसको कहेंगे? बताइए एक बार, निम्न में से सामाजिक मूल्य किसको कहेंगे? आंसर कीजिए फटाफट से, दीजिए जवाब। बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल वैल्यू? सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य क्या है भाई? आप कोऑपरेट करें, सहयोग करें, एक दूसरे को सिखाएं, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, सच बोलें, ये सारी चीजें सोशल वैल्यूज ही हैं जिससे समाज का भला हो। ठीक, अगर हम बात करते हैं सोशल वैल्यू की, तो प्राइमरी गोल ये सोशल थोड़ी, ये तो इंडिविजुअल हुआ, इंस्टिंक्ट इंडिविजुअल हुआ, अग्रेशन नीड इंडिविजुअल हुआ, लेकिन एल्ट्रुइज्म यानी सहायता परक व्यवहार, मदर टेरेसा को आप एक एल्ट्रुइस्ट के नाम पे याद रख सकते हो कि उन्होंने क्या की? मानवता की मदद की। ठीक है, तो एल्ट्रुइज्म यानी आप में क्या है? एक दयालु भाव है आपके अंदर बहुत ज्यादा। ठीक, तो एल्ट्रुइज्म एक क्या है? सोशल वैल्यू है जिसकी हम समाज में वैल्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए एक बार। बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन एंड मीन्स एंड एनालिसिस आर एग्जांपल ऑफ। मीन्स एंड एनालिसिस क्या होता है? आप चीजों को टुकड़ों में तोड़ते हैं, जिस भी तरीके से आपका काम सिद्ध हो सके, आपका सॉल्यूशन निकल सके किसी प्रॉब्लम का, उसके लिए स्टेप्स निर्धारित करते हैं। बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं जो चीजें पहले हो चुकी हैं, जो आप कर रहे हैं, हर चीज को आप एनालाइज कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, टुकड़ों में तोड़ के देख रहे हैं, कुछ फंडे बना रहे हैं। इन फंडों को हम क्या कहेंगे? तो आप लोग 52% लोग आंसर जो है वो सही दे रहे हैं कि इन फंडों को हम क्या कहेंगे? ह्यूरिस्टिक्स कहेंगे। ठीक है, इन फंडों को हम ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं, इस बात में कोई भी दो राय नहीं होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में? ह्यूरिस्टिक्स कहलाएंगे। ठीक है, स्वतः शोध, ह्यूरिस्टिक्स। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 50वां क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन और बचे हैं आपके आज के लिए। कर्व्स ऑफ लर्निंग गिव ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट, रेट एंड लिमिट ऑफ इंप्रूवमेंट ब्रॉट अबाउट बाय प्रैक्टिस, हु सेड इट? यानी किस व्यक्ति ने ये कहा है कि जो सीखने का वक्र है वो अभ्यास द्वारा कितना इंप्रूवमेंट लर्निंग में आया है, किस लेवल तक लर्निंग हो सकती है, उसकी लिमिटेशन क्या है, कितनी मात्रा, कितनी मात्रा मतलब किस रेट पे, किस स्पीड से जो लर्निंग है वो हुई है, ये सब मेजर करते हैं कौन? कर्व्स ऑफ लर्निंग। जो इसका सही उत्तर होना चाहिए वो हर्मन एबिंगहॉस होना चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 51। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन थॉर्नडाइक्स प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग? थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉज, जो कि 3 लॉज हैं, हम डिस्कस कर भी चुके हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, यदि बच्चा सीखने को तैयार नहीं है तो कितना भी भैंस के आगे बीन बजाइए, कोई फायदा नहीं होने वाला, मतलब तैयार होना, तत्पर होना बहुत जरूरी है। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी बोलते हैं, जिसमें लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज दोनों आ जाते हैं। यदि आप किसी चीज को यूज में लाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे डेली, तो लर्निंग मजबूत होगी। यदि डिसयूज हो जाएगा, आपने सीख के छोड़ दिया, प्रैक्टिस नहीं की, लर्निंग गई पानी में। ठीक, फिर है लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का सिद्धांत, यानी आप पर जिस चीज का पॉजिटिव प्रभाव या इफेक्ट पड़ता है उसको आप दोबारा करते हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, पहली बार में आपको अच्छा नहीं लगा, बहुत ही गंदा फील हुआ, इफेक्ट जो है बहुत नेगेटिव हुआ, आप दोबारा नहीं जाएंगे। अगर आपको किसी से मिलकर बहुत अच्छा लगा पहली बार, हो सकता है आप कहें यार दोबारा उसी व्यक्ति से मिलना है, दोबारा हिमांशी की क्लास में ही जाके पढ़ना है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। आप किसी चीज को आगे फ्यूचर में करेंगे या नहीं करेंगे, लॉ ऑफ इफेक्ट निर्धारित करता है। ठीक है, तो जो आंसर है यहाँ पे इन तीनों में से सिर्फ लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, लॉ ऑफ रेडीनेस है, तीनों दिए हुए हैं। लेकिन लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग जो है ये प्राइमरी लॉ ना होकर के सेकेंडरी लॉ है, गौड़ नियम है। थॉर्नडाइक के जो 5 गौड़ नियम है और 3 आपके प्राइमरी नियम है। तो आंसर क्या हुआ? सी ऑप्शन, जो कि 90% आंसर्स आप लोग सही कर भी रहे हैं। इसको तो और ज्यादा सही करना चाहिए यार, ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गया। आज में ही हमने कितनी बार रिपीट कर दिया इसको अलग अलग क्वेश्चंस के द्वारा। और एक क्वेश्चन लॉ ऑफ थॉर्नडाइक के जो नियम है लर्निंग के, लॉ ऑफ लर्निंग, इनसे आता ही है, तो थोड़ा ध्यान से आंसर कीजिएगा। कंडीशनड रिस्पॉन्स थियरी लेज एम्फेसिस ऑन कंडीशनिंग ऑफ व्हाट? जो कंडीशनड रिस्पॉन्स थियरी है, कंडीशनड रिस्पॉन्स थियरी किसकी याद आ रही है ये सुन करके? अनुकूलित अनुक्रिया, क्लासिकल कंडीशनिंग, पैवलव की याद आ रही है हमें। ठीक है, मैं तो आज देख रही थी कि हाँ
चलो छोड़ो, ये कहानियां नहीं सुनाऊंगी आज, फिर कभी सुनाऊंगी जब पावलोव की बात आएगी। एक कहानी है मेरे पास, ठीक है। कंडीशनड रिस्पॉन्स किस चीज की कंडीशनिंग पे फोकस करता है? तो भाई बिहेवियर की कंडीशनिंग पे फोकस करता है। व्यवहार, मुंह से लार आना क्या है? व्यवहार है। तो बिहेवियर को कैसे कंडीशन कराना है, इसकी कंडीशनिंग पे कंडीशन रिस्पॉन्स थियरी या क्लासिकल कंडीशनिंग फोकस करती है। क्वेश्चन 53 देखिए, द अदर नेम ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसको स्किनर ने दिया है, जिसको RS टाइप यानी रिस्पॉन्स स्टिमुलस कंडीशनिंग भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम बताइए। फटाफट से बताओ इसका दूसरा नाम, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। दीजिए जवाब। ए ऑप्शन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, बिल्कुल सही बात है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या नैमित्तिक अनुबंधन भी इसको कहते हैं। इसके नाम क्या है? एक तो है RS टाइप ऑफ कंडीशनिंग यानी रिस्पॉन्स स्टिमुलस, प्रतिक्रिया उद्दीपक। दूसरा नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग, तीसरा नाम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक है, इतनी बात हम याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग? अधिगम की विशेषता कौन सी एक नहीं है? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी एक विशेषता अधिगम की नहीं है, लर्निंग की नहीं है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास, लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ये हम कहते हैं, ये बिहेवियरिस्टिक डेफिनेशन है लर्निंग की, कि अधिगम में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को वो अधिगम कहते हैं। कि मतलब मान लीजिए साइकिल चलाना सीख लिया तो लगभग स्थायी परिवर्तन हो गया, अब आप भूलेंगे नहीं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी अगर बहुत समय हो जाए, लेकिन आप भूलेंगे नहीं। तो ये लगभग परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है। ठीक, लर्निंग इज अ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, ग्रोथ तो नेचुरली होती है। लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड यानी अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यानी आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो। या फिर लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस, कह सकते हैं कि लर्निंग एक गोल डायरेक्टेड प्रोसेस है, जहां पे एक गोल सामने रखा जाएगा और उसको समझा जाएगा। तो 38% लोग कह रहे हैं बी, बाकी कह रहे हैं सी। देखो, लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड हर सिचुएशन में ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता मैंने कुछ सीख लिया और वो आप हमेशा ऑब्जर्व ही कर पाए, हो सकता है कई बार आप परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन ये बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में यही बात होगी। वो कहेंगे जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है उसी में लर्निंग है। तो बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बात सही है, बाकी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बात गलत भी हो सकती है, बट है तो ये लर्निंग की वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है ही। तो बी ऑप्शन जो है ये ज्यादा गलत है, बाकी अगर सी की अपेक्षा में देखें तो हम यहाँ बी के साथ जाएंगे बजाय के सी के। बाकी अगर इसमें इंप्रूवमेंट होता है तो मैं कल आपको एक बार फिर से डिस्कस कर लूंगी। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि जो अधिगम है वो क्या है, एक ऑटोनॉमस रैंडम एक्टिविटी है, कॉग्निटिव ऑपरेशन है, सिचुएशन है जिसमें इंडिविजुअल सुपीरियर होते हैं एनिमल्स से। ऐसा तो कुछ नहीं था इन दोनों में से, या तो बी होगा या डी होगा। द परसेप्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिचुएशन, के कैसे ह्यूमंस परसीव करते हैं अलग अलग पार्ट्स को एक सिचुएशन के एज अ होल, जो कि बात बिल्कुल गलत नहीं है, बट इसका जो सही उत्तर है वो है कॉग्निटिव ऑपरेशन यानी संज्ञानात्मक संकार्य। के ये जो परसेप्शन आप बिल्ड कर रहे हैं कर तो दिमाग से ही रहे हैं ना, तो ये संज्ञानवाद से या कॉग्निटिविज्म से ही संबंधित है एक तरह से। कैसे? क्योंकि आप मेंटल प्रोसेसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता अगर ये लोग मान लेते तो, लेकिन बी भी सही है क्योंकि कॉग्निटिव ऑपरेशन से संबंधित है ना, जो परसेप्शन आप बिल्ड कर रहे हैं दिमाग से बिल्ड कर रहे हैं ना, तो उस केस में कोई बुराई नहीं है, हम बी के साथ जाएंगे। ऑफिशियल आंसर भी यही था, डी भी गलत नहीं है उत्तर, लेकिन दोनों सही है। ज्यादा सही कौन है? कॉग्निटिव है, क्योंकि इसके अंदर डी ऑप्शन भी समाहित हो जाएगा, तो हम इसलिए बी के साथ गए हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल बातें मैं कर रही हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, जहां पे मुझे नहीं पता होगा 1% के ऑफिशियल क्या दिया था उस टाइम, कोई ज्यादा ही पुराना पेपर होगा तो एक बार को मैं कह दूंगी कि भाई ऑफिशियल का पता नहीं, जैसे एक क्वेश्चन में मैंने आज आपको कहा था, अदरवाइज बाकी सब में श्योरिटी रहती है, तभी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट इन ऑर्डर टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज, अगर आपको एक नई भाषा सीखनी है तो कहाँ से स्टार्ट करना पसंद करेंगे? पहला ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट सेंटेंस बनाना शुरू कर देंगे, वर्ड्स बनाना शुरू कर देंगे, एसोसिएट करेंगे लेटर्स और वर्ड्स को, या नन ऑफ दी अबव। तो सिंपल आंसर है एसोसिएशन बिटवीन वर्ड्स एंड लेटर्स, कि भाई एक लेटर को मान लीजिए अ है, फिर न को जोड़ा, बाद में ये लेटर्स और वर्ड्स को एसोसिएट करके अनार बनाया आपने। ठीक है, तो आप लेटर्स और वर्ड्स को एसोसिएट करके पढ़ना सीखेंगे या भाषा को सीखेंगे, जोड़ के बोलना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 3 क्वेश्चन और बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है जो कहता है आपके सामने, विच टाइप और टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इज और आर इंक्लूडेड इन इंक्लूसिव क्लास, समावेशी शिक्षा में या समावेशी कक्षा में किस तरह के बच्चों को, किस तरह के छात्रों को शामिल किया जाएगा? तो जनरल एंड स्पेसिफिक स्टूडेंट्स, ओनली जनरल स्टूडेंट्स, ओनली स्पेसिफिक स्टूडेंट्स, या मल्टीलिंग्विस्ट
एंड गिफ्टेड स्टूडेंट्स। तो देखो अगर हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो यहाँ हर तरह के बच्चे को शामिल किया जाएगा, चाहे वो बच्चा नॉर्मल या एक एवरेज बच्चा हो, या फिर वो बच्चा स्पेशल बच्चा हो जिसको स्पेसिफिक कह रहे हैं। स्पेशल बच्चे में कौन कौन आ जाएगा? जो आपका गिफ्टेड बच्चा है वो भी स्पेसिफिक चिल्ड्रन ही है, और जो आपका स्पेशल नीड वाला बच्चा है वो भी स्पेशल ही है। तो दोनों स्पेसिफिक में आ गए। जनरल में कौन है? जो एवरेज बच्चा है। जनरल एंड स्पेसिफिक दोनों आ गए, इसमें गिफ्टेड बच्चा भी आ गया, इसमें स्पेशल नीड वाला भी आ गया, इसमें एवरेज भी आ गया। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में लगभग हर प्रकार का बच्चा शामिल होता है। 78% आंसर्स ए ऑप्शन आ रहे हैं, जो कि सही है। ठीक है, ये मल्टीलिंग्विस्टिक ए ऑप्शन में ही चला जाएगा, अपने आप शामिल हो जाएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक में ही आ जाएगा ना। जनरल और स्पेसिफिक दोनों को आपने इंक्लूड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए एक बार, फ्रॉम द फॉलोइंग विच टर्म डिफाइंस द मैथमेटिक्स रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कौन सा एक जो विकार है या अक्षमता है वो गणित से संबंधित है। मैथमेटिक्स रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी, जो एलडी है, जो ये शब्द है एलडी किसने दिया था? सैमुअल किर्क ने। लर्निंग डिसेबिलिटी सैमुअल किर्क नाम के व्यक्ति, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो याद रखिए इन चीजों को, सैमुअल किर्क ने दिया था। डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर है, ना कि मैथमेटिक्स के अंदर आएगा। ठीक है, डिसकैलकुलिया जो है वो गणित से संबंधित हो सकता है, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत होगी बच्चे को, जो एडिशन में वो मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। डिस्टोपिया होता है उजड़ी हुई दुनिया, है ना, बिल्कुल देवदास बन गए, मतलब सब कुछ आपको धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, डिस्टोपिया है। यूटोपिया होता है जहां सब अच्छा अच्छा नजर आता है, डिस्टोपिया होता है जहां सब कुछ खत्म नजर आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डी ऑप्शन की जगह पे बी लगाएंगे यहाँ पे हम। डिस्कैलकुलिया कैलकुलेशन से संबंधित गणन संबंधी विकार है, यानी मैथमेटिक्स से संबंधित है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में मेरे ख्याल में तो नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, सक्सेसफुल इंक्लूजन नीड, समावेशीकरण की जो सफलता के लिए क्या आवश्यक है, यानी आप चाहते हैं कि जो इंक्लूजन है वो सक्सेसफुली हो जाए। इंक्लूजन यानी सभी बच्चों को एजुकेशन फॉर ऑल हो जाए, सभी को शिक्षा मिल जाए प्रॉपर, उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन फॉर ऑल हो जाए यदि, तो उसके लिए आपको किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा एज अ टीचर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अगर बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स। अभिभावकों की अगर भागीदारी ही नहीं होगी तो बच्चा कोई रोबोट थोड़ी कहीं से प्रकट हो गया है कि पेरेंट्स से फर्क ही नहीं पड़ता। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, और कई बार तो हम जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाते हैं IAPs, उसमें पेरेंट्स को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो बताएंगे कि बच्चा कैसे व्यवहार करता है घर पे, कैसे वो रहता है, क्या उसकी स्पेशल नीड की जरूरत होती है, बहुत सारी चीजें पेरेंट्स से इन्वॉल्व होकर के पता लगेंगी। सेग्रीगेशन कभी भी करना नहीं होता। ठीक है, आप अलग थलग नहीं कर सकते बच्चे को, कि कोई समस्या है तो आपने अलग बिठा दिया उसको। फिर है लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी क्षमता निर्माण का अभाव, कैपेसिटी बिल्डिंग की कमी, यानी आप बच्चे में कैपेसिटी बिल्ड ना होने दें, तो ये तो लैक है, इससे तो इंक्लूजन नहीं हो पाएगा ठीक से, ना ए ऑप्शन से हो पाएगा अगर आप इंप्रूवमेंट या इन्वॉल्वमेंट कर ही नहीं रहे पेरेंट्स की। एक चीज है जिससे सक्सेसफुली इंक्लूजन हो पाएगा, वो है सेंसिटाइजेशन, संवेदनशीलता। यदि टीचर जो है वो संवेदनशील है, वो सेंसिटिव है बच्चे को इंक्लूड करने के लिए, तो सक्सेसफुल इंक्लूजन हो जाएगा। अगर सब सेंसिटिव हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे बाकी क्लासरूम के बच्चे हो, वो भी जब एक्सेप्ट करेंगे कि मान लीजिए किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो वो कोई बात नहीं, सब एक जैसे नहीं होते, सब में डिफरेंसेस होते हैं, तो वो उसको खुले दिल से जब एक्सेप्ट करेंगे, सेंसिटिव होंगे उसके प्रति, है ना, चाहे वो पेरेंट्स का सेंसिटिव होना हो, टीचर्स का सेंसिटिव होना हो, स्कूल स्टाफ का सेंसिटिव होना हो, बच्चों का जो क्लासमेट्स हैं उनका सेंसिटिव होना हो, सेंसिटिव जो सेंसिटाइजेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए एक बार, क्योंकि इंक्लूजन सिर्फ स्कूल में एडमिशन दे लेने से नहीं होगा, इंक्लूजन हमारी विचारधारा में परिवर्तन से होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ इमोशन। इमोशन का कौन सा एक एलिमेंट नहीं है, संवेग का कौन सा एक एलिमेंट नहीं है। आज का आखिरी सवाल, आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया, लगभग 12 हमें बजने वाले हैं, स्पीड हालांकि हमारी तेज रही, थोड़ा सा लेट भी हम शुरू हुए, बट कोई बात नहीं, देर आए सवेर आए, कल थोड़ा जल्दी मिलेंगे, 9:30 मिल जाए। टाइम का तो मेरा मन ही नहीं करता यूट्यूब पे कोई टाइम निर्धारित करने का, बस हाँ इतना है कि मैं आपको डेली मिलूं, उस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि कौन सा एक इमोशन, कोई कह रहा है मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, पेपर देने चला जाऊं क्या, जो मुझे बहुत तेजी से कमेंट्स आ रहे हैं, वैसे तो 10,000 लोग हैं, तो अगर कोविड पॉजिटिव है तो भाई कैसे जा सकते हो और क्यों जाना चाहिए आपको, है ना, इस केस में तो नहीं जाना चाहिए। अभी देख लो इतने नेगेटिव आ जाए तो अभी हैं 2-3 दिन, थोड़ा ध्यान रखो खुद का, आ भी जाता है जल्दी से नेगेटिव, ऐसा नहीं है, आजकल 2-3 दिन में ठीक हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट, नहीं तो क्यों खुद को और दूसरों को खतरे में डालना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ इमोशन, यानी इमोशन का कौन सा एक एलिमेंट नहीं है। ज्यादातर लोग जो है वो 63% कह रहे हैं फिजिकल। यार शारीरिक रूप से परिवर्तन होता है या नहीं, जेम्स एंड लैंग की थियरी नहीं पढ़ी,
तो फिजिकल एस्पेक्ट्स में शो होते हैं इमोशंस, नहीं होते? होते हैं। कॉग्निशन में भी होते हैं, आपकी थिंकिंग से भी प्रभावित होते हैं आपके इमोशंस, बिहेवियर में भी आपके दिखते हैं, लेकिन सेंसरी एस्पेक्ट इमोशन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, कि आप ये दिखा थोड़ी सकते हैं आपको क्या कैसा सेंस हुआ है अभी। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई नहीं है, ये पेडागोजी स्पेशल बैच है, एडमिशन ओपन है, अभी भी 999 ही फीस है, 3-4 महीने ये बैच लाइव चलेगा, उसके बाद 1 साल तक आप रिवाइज कर पाएंगे। क्वेश्चंस भी हम इस बार नए नए क्वेश्चंस कर रहे हैं कुछ चैप्टर्स के साथ। जिनको सेशन देखना हो क्वेश्चन का, फ्री आई थिंक करियर लैब पे आज भी आप जाके देख सकते हो, आज तक के सेशंस फ्री हैं, फिर कल से सिर्फ जिन्होंने एनरोल किया है उनको ही मिलेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये आप देख लीजिएगा, इसमें बिल्कुल आपको खुशी होगी अगर इस बैच में आप जुड़ेंगे तो आपको अंदर से खुशी होगी, आपको समझ में आएगा कि काम की चीजें हम कर रहे हैं बहुत सारी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो कर दीजिएगा, और पेपर में आप अच्छा करेंगे। पेडागोजी स्पेशल में हम डिटेल में थियोरी वगैरह सब करते हैं। टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड, इस पे मैं ये पीडीएफ और बाकी पीडीएफ्स या जिस दिन क्लास नहीं भी होती है या होती है तो मैं आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देती हूँ। आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस कितने आपके ठीक हुए ये आप कमेंट करके बताएंगे। और आज के लिए इतना ही रखेंगे। हाँ, कोई कह रहा है क्या नहीं पसंद? 1 मिनट रुको, है मेरे पानी पीने से भी समस्या है अब आपको? है पानी पीना छोड़ दूं? ओ हो, शैलेश गैंगवार कह रहे हैं, आंसू आ गए मेरे तो। मैं तो बेकार में इनको गुस्सा कर रही थी, मैंने कहा मुझे लगा ये कह रहे हो कि पानी पीना नहीं पसंद, मैडम पानी मत पिया करो। शैलेश गैंगवार कह रहे हैं मैम वो भी पानी पीती थी, है वो सांस भी लेती थी, आप भी लेते हो सांस, कोई और भी ले लेगी सांस, चले जाओ। हद कर दी मतलब, बिल्कुल मतलब आंसू आ गए मेरे। आपका दर्द ना मुझे इतना अच्छे से समझ में आ रहा है, बस मैं क्या ही बताऊं। हंसी आ रही है मुझे। रात के 12 बजे आपको और कुछ नहीं मिला है, वो भी पानी पीती थी, है ना, वो सांस भी लेती थी, ऑक्सीजन भी चाहिए थी उसे, वो आप भी लेते हो, कोई और भी, सब लेते हैं, फिर तो क्या ही वही ख्याल करती थी। ठीक है, ये मुझे समझ आ रहा है कि किस तरह का जोक है, बट ठीक है कोई बात नहीं, होता है आपकी उम्र में ऐसा है। उम्र तो मेरी भी वैसी ही है, बट मैं अब निर्वाणा है, यू नो। खैर आगे बढ़ते हैं। खैर वो भी पानी पीती थी। हाँ पीते हैं लोग पानी। भाई ये आगे तो कर दे कमेंट, चल क्यों नहीं रहे? ये नीचे एरो पे क्लिक कर। हाँ मैं इन लोगों को हंसते हुए नहीं देख पा रही हूँ, मेरी आत्मा को ऐसे शांति मिलेगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये नीलेश या जो भी नाम था आपका। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे, कल भी 60 क्वेश्चंस करने की पूरी कोशिश करेंगे। और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखो अपना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे, कल थोड़ा टाइम से मिलने की कोशिश करेंगे। स्टॉप कर दो।